औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म, आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है? जी नजर आ रही है। मुझे क्यों नहीं नजर आ रही? लेट मी सी दैट। हाँ, ठीक है, अब मुझे नजर आ रही। सो आज एक बहुत ही डिफरेंट सेशन है। स्पेशल भी नहीं कह सकते, बस इमरजेंसी में प्रिपेयर हुआ। प्लान ये था हमारा कि हम सूरह हजरत इस्हाक को स्टार्ट करेंगे, बट समहाउ फॉर सम रीजन एक हजरत इब्राहिम से रिलेटेड एक आयत हमारी नज़र से गुजरी और वो बहुत इंपॉर्टेंट लगी, उस पर कुछ डिस्कशन छिड़ी, तो फिर हमने आज का सेशन उसके लिए डेडिकेट कर दिया। सो उस आयत से जो कंसेप्ट निकलता है वो डेथ और रिजरेक्शन का है। मतलब जो आयत है मुबारक है, बेसिकली सूरह बकरा की एक आयत है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, तो उसका भी कुछ कुरानिक एक्सपेक्ट देखेंगे और कुछ उसके साइंटिफिक एक्सपेक्ट देखेंगे कि वो कैसे हो सकता है। दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और आज तो वाकई सुल्तान नसीरा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि साइंस के साथ कौन पाक को हम एक्सप्लेन कर तो नहीं सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इसमें ऐसे हकाइक नज़र आ रहे हैं इस आयत में जिनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो मेरी आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि बड़े तहम्मुल के साथ मेरा सेशन सुनिएगा आज। आज आपको मेरी राय से इख्तलाफ करने का पूरा पूरा इख्तियार भी और हक भी है, क्योंकि आज मेरे पास कोई वो जो होता है ना, जब राय है इसके ऊपर मुमकिन राय है, आ, वो बहुत चांस है कि सही भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा चांस है कि वो गलत भी हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने कल ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लिया और हिस्सा लिया सब बहन भाइयों ने, तो उनको अंदाजा होगा कि आज का सेशन जो है ना, वो एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। मतलब एकदम रूटीन में तरीके इब्ने कसीर का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो हम काफ़ी अरसे से पढ़ ही रहे हैं और हमने बहुत दफ़ा उनकी औलाद के साथ डिस्कस किया है। तो आज स्पेसिफिकली अलबदाया व निहाया से हम नहीं देखेंगे कंटेंट को। कंटेंट बेसिकली जो आज का है वो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जब जानते हैं कि ही वाज अ हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन इन अ सेंस, और उन्होंने ज़मीन और आसमान की सारी निशानियों का मुशाहिदा किया। तो अपने इत्मीनान कल्ब के लिए वो ज़मीन आसमान की निशानियों का मुशाहिदा करते करते एक स्टेज ऐसी भी आई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर कि उन्होंने अल्लाह से, जैसे वो खलील थे ना, अल्लाह मियां के दोस्त थे, उनका टाइटल ही ये था खलीलुल्लाह। तो अपनी दोस्ती में उन्होंने अल्लाह ताला से एक दफ़ा ये फरमाइश कर दी कि मैं आयत पढ़ लेती हूँ, सूरह बकरा की आयत मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब और याद कीजिए, वह इसका मतलब होता है आप याद कीजिए और तस्करा कर दीजिए इब्राहिम का। तो इस आयत को ना आज पूरी सूरह में, नॉर्मली मैं सूरह में हमेशा 15 से 20 आयत रखती हूँ, आज पूरे सेशन में सिर्फ एक आयत है। जस्ट ओनली वन आया। इमेजिन करें कि इस आयत की डेप्थ कितनी होगी। तो इस आयत के शुरू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि रब्बी का मतलब है मेरे रब, मतलब आप तरफ एसोसिएट कर रहे हैं ना, इसका मतलब है जो पहले आप इस आयत के एक एक लफ्ज को समझना है। तो जब जब कहा इब्राहिम ने अपने रब से, यानी कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है उनका रब के साथ एक कनेक्शन क्रिएट हो रहा है ना, कि जब वो बात, यानी कि इस लाइक अ डायलॉग, इस लाइक अ मोनोलॉग। मोनोलॉग समझते हैं आप? मोनोलॉग तो कहीं नहीं, डायलॉग है बिटवीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके रब के बीच में, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब हैं, नहीं कि अल्लाह ताला। तो उनके दरमियान में एक बातचीत चल रही है। अब ये भी हैरानकुन बात है कि अल्लाह हाँ ताला हाँ। जिसका भी काइंडली है वो म्यूट वाला अपने आप को, या मैं कर दूं सबको? हम्म, काफी लोगों का म्यूट है, इधर नहीं है तो वो काइंडली म्यूट कर लेते। क्या बात करी थी? मैं ये कही थी कि हज़रत इब्राहीम इस्लाम अपने रब से ना डायलॉग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने पहली बात तो ये समझ में लेनी है कि डायलॉग का मतलब समझते हैं। डायलॉग, मैं आपसे इसका बात कर रही हूँ, इस अ डायलॉग बिटवीन यू एंड मी पीपल। जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि उस बंदे की कुछ ना कुछ शऊर की जो सेंसेस है ना, वो हमारे साथ कनेक्टेड होती हैं। मतलब नहीं, कुरान पाक में ना कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, कुरान पाक की कायदे मुबारक है, उसका तर्जुमा ये है कि आप मुर्दों को नहीं सुनाया जा सकता। सुनाने का मतलब है बातचीत, काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे जो एक हय्यू या अल्लाह के अल्लाह जो है ना, वो तो पता ना, हई भी है और कयूम भी है, कि ना अल्लाह को नींद आती है ना ऊँग आती है, अल्लाह ताला के लिए मौत नहीं है। तो अल्लाह ताला के साथ एक डायलॉग चल रहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। सो ये इस आयत का बेसिक कॉन्टेस्ट है, ठीक है। और उस कंडीशन में, यानी कि इसका मतलब है अल्लाह ताला मुतवज्जे है हज़रत इब्राहीम, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हैं अपने पूरी सेंसेस में, और अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हैं। ऑब्वियसली अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक तो बहुत बड़ी है, लेकिन अल्लाह ताला उनसे डायलॉग में है। ठीक है, वो कैफियत कुछ भी हो सकती है, मैं वो उस तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे इल्म अहाता ही नहीं कर सकता कि एक नबी की एक अपने रब से जो बातचीत है वो किस पैरामीटर में होगी। दैट्स नॉट आवर मैंडेट एट द मोमेंट। लेकिन आगे जो बात है
जो इब्राहिम के मामला था, चूंकि वो इंसान है ना, बशर की हालत में है, तो उनकी हर कैफियत को हम एनालिसिस कर सकते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जो कहते हैं ना कि आरीनी, मुझे दिखा दीजिए, शो मी, अगला जो वर्ड है वो है शो मी, मुझे दिखा दीजिए। तो जो देखने का वर्ड है, ये अगेन हमारी दूसरी सेंस को शो कर रहा है कि पहली बात तो ये कि इब्राहिम जो है वो कॉन्शियसली अल्लाह तक तरफ मुतवज्जह है। दूसरी स्टेट में वो कह रहे हैं कि मुझे दिखा दीजिए, मतलब देखने का मतलब ये है कि वो अपनी सेंसेस के थ्रू कुछ देखना चाह रहे हैं। सेंसेस समझते हैं, आंख के थ्रू आप क्या देखते हैं, जब भी आप कोई चीज देखते हैं तो दिमाग में एक इमेज बनता है ना, उसका ख्याल बनता है। ऐसे ही है ना, अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं तो ये स्क्रीन से आपके दिमाग में इमेज बन रहा है। सो अरानी वाली कैफियत ऐसे आएगी। फिर वो उसमें क्या है कि आप क्या क्या दिखाना है कि कैफा तौहील मौत है, कि आप कैसे, जो अल्लाह का एक फिनोमेना है ना कि अल्लाह ताला मुर्दों से जिंदगी पर क्रिएट करते हैं। तो वो अल्लाह से फरमाइश करते हैं कि आप मुझे वो वाला फिनोमेना दिखा दीजिए जिसमें आप मौत से जिंदगी को क्रिएट करेंगे। आप लोगों को हैरत होगी ये जान के कि हमने मतलब जिंदों को तो मरते देखा है अपने आसपास, कभी हमने मरती हुई चीज को जिंदा होते देखा है? कौन पाक में कई दफा तस्करा वैसे आया हुआ है कि हम बारिश के बाद मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्श देते हैं, मतलब जब ग्रीनरी क्रिएट होती है तो वो एक मुर्दा जमीन जो है वो जिंदा हो जाती है, पानी के साथ जिंदा हो जाती है। बट कभी आपने किसी जनरली किसी मरे हुए बंदे को जिंदा होते देखा है? आप नहीं देखा ना, सो इट्स एन अनयूजुअल फिनोमिना। सो इब्राहिम इस्लाम ये फरमाइश कर रहे हैं कि आप डेथ से मुझे लाइफ का जो है, जो आपका प्रोसीजर है जो कि आखिरत में होना है, मुझे उसकी कोई मैनिफेस्टेशन दुनिया में दिखा दीजिए। तो अल्लाह से पूछते हैं कि क्या आप ईमान नहीं लेके आए, क्या आपके दिल में ईमान नहीं है? अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक नबी से पूछा जा रहा है कि अवलम तोमिन, कि आपको यकीन नहीं है आपके ईमान की? वो तो उन्होंने कहा कि यकीन तो मुझे है, भला बेशक है मुझे यकीन, लेकिन यकीन के साथ साथ एक कैफियत ऐसी भी आती है जब आप मुशाहिदा करना चाह रहे होते हैं ईमान के अंदर। यानी कि यहाँ से ये तो ना मेटाफिजिकल बात है, सुफियाना कराम वाली बात है, इसमें साइंस का कोई लेना देना नहीं है इस वाली सिचुएशन में, बल्कि आगे मैं साइंस का भी तड़का लगाऊंगी इसमें। कि वो ये कहते हैं कि मुझे यकीन है, मैं मोमिन हूँ, बट आई जस्ट वांट टू बी मोर सेटिस्फाइड विद माई हार्ट। इसका मतलब है अल्लाह की मोहब्बत में एक स्टेज ऐसी भी आती है जब आपका कल्ब जो है वो मुशाहिदा करना चाहता है। मतलब ये मोहब्बत की वो स्टेज है जब अल्लाह ताला के दोस्त जो हैं अल्लाह ताला की निशानियों को देखना चाहते हैं, और फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत से वो शायद दिखाते भी हैं अपने दोस्तों को। तो ये वो सिचुएशन आएगा, यानी कि एक डायलॉग चल रहा है, कितनी मोहब्बत से वो पूछा जा रहा है और फिर कितनी मोहब्बत से जवाब दिया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ अनयूजुअल होता है, अल्लाह ताला ऐसा उनको काम करने को कहते हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट फील हो रहा है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जो दुनियावी लिहाज से हम किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए कहते हैं ना। अब इसलिए देखिए इसमें है तो ममात तो इंसानी जिंदगी की इंपॉर्टेंट है ना, देखना तो ये चाहिए कि इंसान कैसे जिंदा होगा, पर इंसानों को नहीं मारा गया। इसकी हमेशा ये होता है कि जो एक सब्जेक्ट होता है ना साइंस में, हमेशा जब भी हमने कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो हम इसका एक सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट जब हम सब्जेक्ट पे क्रिएट करते हैं तो वो हमारी डिडक्शन जो है वो दूसरी साइड पे भी अप्लाई होती है। तो इंसानों को जब भी कुछ, हमने जितनी भी मेडिकल साइंसेस ने तरक्की किया वो इंसानों को इस तरह से चीर फाड़ करके नहीं किया है ना, मोस्टली रैट्स और इस तरह के दूसरे सब्जेक्ट्स लेके उन पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो यहाँ बताने का है कि तो आप चार परिंदे चुन रहे हैं, तो अल्लाह ने उनको जो सब्जेक्ट बताया है ना, वो इंसान को नहीं कहा कि चार इंसान पकड़ लो उनको मार पीट कर लो, अल्लाह ने कहा कि चार परिंदे पकड़ ले। काला, अल्लाह ने कहा, ये यहाँ भी एक डायलॉग है, कहा गया फरमाया गया अल्लाह की तरफ से कि बस फिर आप ले लीजिए अरबातुन मिनत तैरी, परिंदों में से चार परिंदे। अब ये स्पेसिफिकली तैर का मतलब परिंदे हैं, तो आप ये परिंदों का स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो मैं भी यहाँ पे Betul Chakam. Awas desta ke? अब आप में से जो भी है ना फ्रेंड्स अपने को म्यूट कर दें काइंडली, मैंने किसी को उस तरह से म्यूट नहीं किया हुआ। तो Dua awas desta ke bhenu. Pero tu bani pe kandi. मुझे करना पड़ेगा सबको, ठहरे मैं कर देती हूँ। ले जी, मैंने सबको म्यूट कर दिया, अब सिर्फ मैं बोलूंगी। तो हतला कहते हैं कि चार परिंदे ले लीजिए और फसूर हुन्ना, उनको अपने साथ मानूस कर लीजिए। फसूर हुन्ना का मतलब ये है, आपने कभी घर में कोई पेट पाला है? पेट जब वैसे तो बहुत सारे पेट्स होते हैं, बट जब आपको स्पेसिफिकली किसी पेट के साथ पालते हैं तो पेट में क्या फर्क होता है आम जानवर में? पेट आपके साथ इतना ज्यादा आपके माइंड की रीडिंग को जानता है कि वो आपकी आवाज को पहचानता है। और आवाज का मतलब ये है कि आपकी परसेप्शन को, आपकी बात के स्टाइल को, एक मखसूस के आवाज के टोन के साथ वो आपको रिस्पॉन्ड करता है ना। तो ये आपने उस तरह से उनको मायूस करना है, और उसके बाद फिर आपने उनको पहाड़ों पे रख देना है, फिर आपने उनको आवाज देनी है, फिर वो वापस आ जाएंगे, और इस तरह से वो पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। खैर मैं ये कल बहुत डिटेल में डिस्कस हुई थी, मैंने इसे तमहीद बांधी है, असल तो मैंने भी बात शुरू करनी है। सो अगर हम इस आयत के आगे चलें, हम देखना चाहें कि ये आयत अल्लाह ताला हमसे हमें क्या इशारे देना चाह रहे हैं। तो कल बहुत डिटेल से ग्रुप में बात हुई, हर एक ने माशाल्लाह अपना बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। आई वाज सो हैप्पी कि इसका मेटाफिजिकल या तफसीर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पर्सपेक्टिव आ सकता था वो आप सब लोगों ने दिया। जो पर्सपेक्टिव मुझे लगा कि बहुत ही चैलेंजिंग है, और मे बी क्या हमें से कोई शायद उसको फिट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बट मैंने सोचा कि मौत और हयात का तो जो बेसिक फिनोमेना है
साइंस उसको अब क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि इस आयत के साथ तो पॉसिबली क्वांटम की समझा जा सके। उसके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ बेसिकली जो हमारा टॉपिक है आज का। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको बहुत मतलब बिल्कुल ठंडे दिल से सुनिएगा, ठीक है? मतलब क्रिटिकली पॉइंट ऑफ से ना सुनिएगा, क्योंकि ये एक पॉसिबल थ्योरी है। मैं पहले बता रही हूँ ये पॉसिबल थ्योरी है, इस पे जजमेंट पे मत जाइएगा, ठीक है प्लीज, क्योंकि साइंस ने अभी तक इसको प्रूव नहीं किया। आई जस्ट कैन स्पेकुलेट एट द मोमेंट, बट आई एम नॉट सो माई सेल्फ आई श्योर, सो आप मुझ पे कोई वर्डिक्ट मत दीजिएगा जस्ट। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो फिनोमेना है वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो मैं आपको प्रूव कर सकती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। कॉन्शियसनेस का जो लोग इस्लाम एंड साइंस ग्रुप का पार्ट है, हमारे पता है हमारे दो ग्रुप्स हैं, तो मोस्टली एक ग्रुप में हमारे सेशंस नहीं होते। ये पहली दफा है कि मैं उस ग्रुप का कंटेंट भी यहाँ क्रिएट कर रही हूँ इस टाइम पे। तो जो हमारा इस्लाम एंड साइंस ग्रुप है ना, वहाँ पे काफ़ी अरसे से हम लोग कॉन्शियसनेस और डायमेंशंस और फ्री विल और क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको आज का जो पहला सेक्शन है मैं उसको डायसेक्ट करने जा रही हूँ। जब कहा इब्राहिम ने रब्बी आरीनी कैफा तुह्यिल मौता, क्या आप मुझे दिखा दीजिए कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करें कि हज़रत इब्राहिम जो है ना वो इतनी कैपेसिटी में नहीं है कि वो खुद मुर्दे को जिंदा कर सकें। आप समझने की कोशिश करें कि हज़रत इब्राहिम को एक सोर्स चाहिए। हज़रत इब्राहिम खुद डिपेंडेंट है अल्लाह ताला के ऊपर। अब मैं इसको ना साइंटिफिक, मैं इस बिल्कुल आयत को अब साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट पे लाके ना इसकी इसकी डायसेक्शन करने लगी हूँ। तो अगर साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पता है, क्वांटम मैकेनिक्स आपसे ने जैसे फिजिक्स में एफएससी लेवल की फिजिक्स पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा उन्होंने न्यूटन के 3 लॉज पढ़े हुए हैं। तो जो हमारी पूरी फिजिक्स है ना, जनरल फिजिक्स, वो हमारी न्यूटोनियन फिजिक्स पे खड़ी हुई है, जिसमें वो फिजिक्स के लॉज होते हैं। लेकिन न्यूटोनियन फिजिक्स से जब हम हटते हैं तो फिजिक्स बिल्कुल एक नई डोमेन में एंटर होती है, और वो डोमेन जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है। बताइए तो जरा कि वो अमल का रद्द अमल और वो लॉज ऑफ मोशन और वो सब चीज़ें जो मैट्रिक एफएससी में पढ़ी हुई हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर न्यूटोनियन फिजिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में बुनियादी फर्क क्या है। देखिए, या कोई दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। अगर यहाँ पे मैं दो पार्टिकल यहाँ से किसी भी स्लिट से फेंकूं, तो आप जैसे आप तस्वीर खींचते हैं ना, तो आप वो फ्लैश होता है, लाइट आती है और उसका इमेज बनता है। तो यहाँ पे ये देखिए इमेज बन रहा है। तो अगर न्यूटोनियन फिजिक्स में हम पढ़ेंगे ना, मैथमेटिक्सली सॉल्व करेंगे, तो फिर जो खाली जगह होगी वहां से पार्टिकल गुजरेगा, और जो खाली जगह नहीं है ना, जहाँ पे ब्लॉकेज होगी, वहां पे इमेज नहीं बनेगा। हमारा पॉइंट समझ रहे हैं सादा लफ्जों में। पर क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा होता है कि पार्टिकल जो है वो ऐसे एज्यूम किए जाते हैं इक्वेशंस में कि वो चाहे तो वो उस ऑप्टिकल स्क्रीन के अंदर से गुजरते हुए अपने लिए एक से ज्यादा इम्कानात क्रिएट कर लेते हैं। आप मेरा पॉइंट समझिए, सब समझाना चाह रही हूँ कि न्यूटोनियन फिजिक्स के अंदर दो का मतलब दो ही होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी के चांसेस नहीं होते आउटकम के। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमेशा जो है वो इस बेस पे क्रिएट हो रही है कि दुनिया में जो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसे क्या कहते हैं, कदर, जिसको कदर कहा जाता है ना, या जिस तरह से जिसे गुमान, आउट ऑफ मैनी ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी हमेशा हो सकती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कैसे देख रहे हैं, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा चीजें तब क्रिएट होती हैं जब एक ऑब्जर्वर मौजूद होता है, एक ऐसा मुशाहिदा करने वाला। आई मीन टू से, मैं कैसे करना चाहती हूँ, जैसे फर्ज करें मैं एक मुशाहिदा करने वाली हूँ, अगर मैंने चाहूँ ना तो मैं इन पार्टिकल्स को एक जगह पे भी देख सकती हूँ, कोई और ऑब्जर्वर किसी और देखेगा, वो कहीं और देखेगा। सो जिस तरह से ऑब्जर्वर चाहेगा वो इन पार्टिकल्स की पोजीशन को चेंज कर रहा होगा। और ये मजाक नहीं करी, ये प्रूवन बात है। आज का कुछ कहना चाह रही है, मैं आज का कौन म्यूट कर रही हूँ, यहीं पे आज का सवाल ले लेते हैं। जी आज का। यहाँ यहाँ पर जो आप कह रही हैं इसमें हम लोग कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का कॉन्सेप्ट भी यूज कर नहीं, सकते हैं बिल्कुल भी नहीं, कि बिल्कुल भी नहीं। ना ना ना, ये वो जो आप बात कर रहे हो कन्वेंशनल लेंसिंग की बात हो रही है। यहाँ पे जो बात हो रही है ना बच्चे, वो बात हो रही है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ आपने, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें जी आप, ये बेसिकली ये कि आप जब फोटोन को फेंकते हैं ना, स्लिट के पास से पास करते हैं, तो स्लिट, आपकी जो स्लिट की ओपनिंग है ना, वो उसके लिहाज से वो तो एक ही रास्ता है, तो एक ही होना चाहिए। लेकिन डिटेक्टर की जो पोजीशन है ना, अगर हुआ ये था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि जब स्लिट से पास करते हैं तो उसने दो डिटेक्टर लगाए थे, ठीक है। अब चूंकि दो ऑब्जर्वर आ गए, डिटेक्टर का मतलब समझती है, डिटेक्टर का मतलब होता है फिजिक्स में ऑब्जर्वर, जिससे जिससे कैमरे ने रिकॉर्ड करना ना, कैमरा जिसे कहते हैं, कैमरा हमारा ऑब्जर्वर है ना, लाइट को रिकॉर्ड कर रहा है। हम्म, तो अगर आप एक एक्सपेरिमेंट में दो कैमरे लगा दें, दो डिटेक्टर लगा दें, तो इसका मतलब आपने दो ऑब्जर्वर लगा लिए हैं। तो यंग स्लिट में ऐसा हुआ था कि दो जगहों पे इमेज बन गए थे, मतलब दो आपको लाइंस मिलती हैं। ये बात बड़ी हैरान कौन साइंटिस्ट के लिए कि एक ही टाइम में, देखिए एक फोटोन है, वो एक वक्त में एक पाथ लेगा ना, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास एक से ज्यादा पाथ होते हैं, क्योंकि आपके पास ऑब्जर्वर दो थे ना, डिपेंडिंग अपॉन। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स इस फिनोमेना पे खड़ी हुई है कि ऑब्जर्वर जैसे चाहे रियलिटी को चेंज कर सकता है। ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, और ये जनरली प्रूवन कंसेप्ट है, ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। आप पॉइंट समझ गए हो?
जी ओके। कि ऑब्जर्वर की जैसा अब यहाँ पे मैं जो बेसिकली लिंक करना चाह रही हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के थ्रू मुशाहिदा कर रहे थे ना, जब उन्होंने कहा कि मुझे दिखा दीजिए। सो बेसिकली यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो ये कहती है कि पूरी कायनात के अंदर एक कॉन्शियसनेस है। पूरी कायनात जो है वो ऐसी कॉस्मिक कॉन्शियस के अंदर है जिसमें, जैसा हम यकीन रखते हैं ना कि अल्लाह ताला हर कायनात को हर चीज के ऊपर देख रहे हैं, निगहबान है। कुरान पाक में कंसेप्ट है ना कि अल्लाह ताला हर चीज पे हाफिज है, अल्लाह ताला हर चीज पे निगहबान है, कायनात का कोई पता नहीं है जो उसकी मर्जी के बगैर हिल सके या पैदा हो सके। तो ये कंसेप्ट एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स भी हमें देती है, लेकिन उसको खुदा नहीं कहती, वो कहती है जी एक कॉस्मिक ऑब्जर्वर मौजूद है पूरी कायनात के अंदर, मटेरियल के अंदर, या जो कि हर चीज को मतलब ऑब्जर्व करता है, वहां से रियलिटी एग्जैक्ट करती है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिंक करी थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना वो खुद से मुशाहिदा करने की सिचुएशन में नहीं थे। ही वाज लाइक थ्रू अल्लाह ताला, जो कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, उनके थ्रू वो पूछ रहे थे कि अब ये जो फिनोमेना ऑफ लाइफ एंड डेथ है ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स अ पॉसिबल एनालॉजी जो मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। ठीक है, और उसको पता है यही कंसेप्ट भी मेडिकल में भी चला गया हुआ है। बायोमेडिकल साइंसेस में आजकल इसको जो है ना वो न्यूरोफिजिक्स में हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, दिमाग का शऊर कहते हैं ना, जिसको हम डीप डाउन शो करते हैं, या फिर दूसरे लफ्जों में आप इसको फ्री विल भी कह लें, जो इंसान की फ्री विल होती है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो ये मैं वही बात करी थी कि कॉन्शियसनेस की। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि कॉन्शियसनेस कैसे क्रिएट होती है, कभी किसी ने पढ़ा है? कोई आइडिया कॉन्शियसनेस कैसे क्रिएट हो सकती है हमारे दिमाग में? कॉन्शियसनेस होती क्या है, कभी किसी ने ऑब्जर्व किया है? कॉन्शियसनेस जो है ना बेसिकली तब होती है जब आप चल फिर रहे होते हैं ना, तो आपको आपको पता है ना लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। जैसे आप एक कमरे में बैठे, आप सब लोग मेरी आवाज किसी कमरे में बैठ के सुन रहे होंगे, तो आपको एक क्यूब का अंदाजा होगा कि हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई है ना, 3 डायमेंशन हैं। और साथ में बात करें तो आपको पता है टाइम भी गुजर रहा है। तो स्पेस और टाइम जब कंबाइन होते हैं ना, तो ये आपका बेसिकली आपके दिमाग के अंदर एक ऐसी लेयर क्रिएट करते हैं जब आपको कॉन्शियसनेस की फीलिंग आती है। ये बेसिकली कॉन्शियसनेस है आपकी। ठीक है, एक तो ये इस सेंस में आप लेंगे, फिर दूसरी सेंस में, सॉरी थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आई डोंट नो आप सब कितने इंपॉर्टेंट लोगों ने पढ़े हुए हैं। अब आपने देखें, अभी तो आप अपने जिस्म को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं ना, ये तो मादा हो गया ना, ये तो मटेरियल पार्ट हो गया आपकी बॉडी का। हम सब दुनिया मादी वजूद में रह रहे हैं दुनियावी लिहाज से। लेकिन जो लाइट जिसके थ्रू आप इसको स्क्रीन को देख रहे हैं, या या मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या ये मादा है? ऑब्वियसली ये मादा तो नहीं है ना, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये फोटॉन्स हैं। लाइट वेव्स। लाइट है ना, ये लाइट की एनर्जी की बात हो रही है। लाइट लाइट जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे ऊपर है। तो मैटर और एनर्जी जो है ना बेसिकली ये आपस में बहुत डीप डाउन लेवल पे जाके इंटरकनेक्टेड है। ये बात कुछ मैं को आपको वो अपनी बात नहीं करी कि कुछ साइंस सूफिया कराम की बात हो या कोई ऐसी बात हो। साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी हुई है कि जो मादा है ना वो लाइट ही की एक फॉर्म है, E इज इक्वल टू mc² के साथ। तो मैं अगर लाइन पढ़ लूँ, वो ये कह रहा है कि विदाउट कॉन्शियसनेस मैटर dwells इन एन अनडिटरमिन्ड स्टेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये बात बहुत गहरी है, आपको ये समझनी पड़ेगी। देखें, आपको कैसे पता चला कि आप मादा हैं? आप सब लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, हाउ कैन यू इंटरसेप्ट यूर सेल्फ कि आप एक मटीरियलिस्टिक वजूद है? बिकॉज आप इसको सोच रहे हैं ना, आपका शऊर काम कर रहा है। एक बंदा जो कोमे में होता है उसको अपने वजूद का एहसास ही नहीं होता ना, क्योंकि वो अपने कॉन्शियसनेस से आउट हुआ होता है, अपने अपने शऊर से बाहर हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब एक बंदा अपने शऊर, जब आपके पास थर्ड पॉइंट पे पड़ेगा, थर्ड पॉइंट पे फोकस करें, विदाउट कॉन्शियसनेस, जब आपके पास कॉन्शियसनेस नहीं होगी ना, शऊर नहीं होगा आपके पास, तो मैटर ड्वेल्स इन एन अनडिटरमिन्ड स्टेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फिर आप इम्कानात की लामहदूद में सिचुएशंस में हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स पूरी इस चीज के ऊपर खड़ी हुई है कि अगर शऊर होता है ना, जैसे शऊर आता है, तो फिर मादा अपनी हालत को फिक्स करना शुरू कर देता है। फिर आप आउट ऑफ मैनी प्रोबेबिलिटीज ऑफ मटेरियलिज्म आप एक को चूज कर लेते हैं। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर आप जीरो पॉइंट पे खड़े होते हैं, फिर आप कायनात की कोई भी रियलिटी में पॉसिबल ही होंगे, लेकिन आपका वजूद नहीं होगा। ये थोड़ी सी गहरी बात है, लेकिन मैं इसको रिलेट करती हूँ सारे वबा के साथ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एनी यूनिवर्स दैट कुड हैव बीन प्रीसीडेड कॉन्शियसनेसली ओनली एग्जिस्टेड इन अ प्रोबेबिलिटी स्टेट। अब यहाँ पे जब इब्राहिम ने दरख्वास्त किया ना तरह से कि आप मुझे दिखा दीजिए कि आप जिंदा कैसे करते हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिया था कि साइंस ये कहती है कि जो इटर्नल कॉस्मिक ऑब्जर्वर है ना, साइंस मानती तो नहीं है बट बेसिकली वो अल्लाह ताला का वजूद है। बहुत सिंपल अल्फाज में वो अल्लाह ताला का वजूद है जो हमें गैर अदम से अदम मतलब अदम वजूद से दुनिया मटेरियलिस्टिक कायनात में लेके आता है। अल्लाह कहता है ना कि मैं अगर ना चाहता तो तुम मतलब होते भी ना, मतलब अल्लाह ने चाहा तो हम बने हैं।
अल्लाह ताला के चाहने से हर चीज़ हो रही है। तो अल्लाह ताला की जो विल और इरादा है ना वो कायनात की हर चीज़ के अंदर है। ये बेसिकली ये वो चीज़ शो कर रही है कि वैसकाला इब्राहिम रब्बी अरानी कैफा तोहिल मौत, कि आप जो हयात और मौत का कंसेप्ट है, मौत का मतलब है, मौत का मतलब समझते हैं, मौत का मतलब है अदम वजूद। आप आपका आपका कॉन्शियसनेस नहीं है ना, आपका कॉन्शियसनेस इज गॉन। ये दो स्टेट्स हैं। जब आप हाई की स्टेट में हैं तो आप कॉन्शियस स्टेट में, आप कायनात को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब आप मौत की स्टेट में हैं तो काइंड आप आपका आपका कॉन्शियसनेस आपसे ले ली जाती है ना, आपका शऊर आपका शऊर नहीं रहता, आपका शऊर खत्म हो जाता है। होता है पर इस दुनिया में नहीं होता, मतलब मटीरियलिस्टिक वजूद में नहीं होता, फिर वो गायब में चला जाता है ना, बरज़ख में चला जाता है। तो ये दो स्टेट्स हैं, कॉन्शियसनेस की और अनकॉन्शियसनेस की, और ये लिंक अप है किससे? कॉस्मिक ऑब्जर्वर से, अल्लाह ताला से। ये फिनोमिना अल्लाह ताला ही के कहने से हो रहा है। ये किसी की बात बस की बात नहीं है कि वो अल्लाह कहता है कि मैं ही, मतलब ये मुर्दों को जिंदा करता हूँ। मौत मौत और जिंदगी का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है ना। तो बल्कि तो और क़यामत का कुछ चीज़ों का ख्याल अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है। तो इसी वजह से क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो इटर्नल कॉस्मिक ऑब्जर्वर है। मगर वो कहते हैं ना कि जब मौत मतलब हज़रत इसराफील जो है वो भी अल्लाह की इजाज़त के पाबंद है किसी की जान निकालने के लिए। मैंने इसको भी ऐसे ही समझा है फिलहाल, वल्लाह वाला मैं गलत भी हो सकती हूँ। आगे हम चलें तो थोड़ा सा वही मैं आपको जो बताना चाहती थी कि साइंस इसको कैसे देखती है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा जो है ना वो हम समझते ही नहीं है। हम समझते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है, नींद आई है, हमें सोना है, हमें हंसना है, हमें खाना है, बट हमें नहीं पता चल होता कि हम शऊर के तहत ये सब कुछ कर रहे होते हैं। बच्चे जैसा बच्चा होता है ना, बच्चे में शऊर नहीं होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा एक सब जैसा से जो पांच हमारे हिस्से हैं ना, खाना पीना सोना चखना, दैट ऑल कम्स इन अवर सेंसिस पार्ट। वो हमारा कॉन्शियस लेवल का है। जो ये पहाड़ देख रहे हैं ना, ये जो आप आइसबर्ग देख रहे हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये हमारा कॉन्शियस लेवल है। तो साइकोलॉजी या साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हमारा सिर्फ 5 से 10% है। आप ऐसा नोट किया, बहुत सारी बातें आप अपने बचपन की मेमोरीज की रिपीट कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता। तो दिन के अंदर 24 घंटे में 95% आप ऐसे काम कर रहे होते हैं जो आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल ही नहीं कर रहा होता। आपके डीप डाउन आपका जो गहरा तरीन दिमाग है ना, जिसको जिसको सब कॉन्शियस कहा जाता है, ये फिनोमेना वहां से ऑपरेट हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी आपने किसी को से लड़ाई हो गई, 2 साल बाद उसको देखा, तो आपके दिमाग में अचानक से नफरत की एक लहर आएगी। ये कैसे आ गई? आपको पता भी नहीं होगा, और आप उसको आपसे बात करोगे और आपके लहजे में उलझन होगी, क्योंकि डीप डाउन वो 2 साल की जो मेमोरी पहले मेमोरी थी ना, वो आपके अचानक से आपके सबकॉन्शियस ने आपके फ्रंट पे लाके आपके बिहेवियर में शो कर दी। सो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं बेसिकली। और अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मतलब मेरे साथ रहिएगा। मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं कि ये जो मेमोरी थी वो पास्ट की थी ना, पास्ट के एक डायमेंशन है। एम आई राइट? तो जो मेमोरी ने आके आपके सबकॉन्शियस से आपके, और जो जहां पे आप बात कर रहे थे वो आपकी हाल की डायमेंशन है। तो इसका मतलब है देयर वर लाइक, जिसको इसे कहते हैं आइंस्टाइन की। अब मैं थोड़ी सी फिजिक्स में जा रही हूँ, मैं डीप फिजिक्स में जा रही हूँ कि जो वक्त है वो भी बेसिकली 3 डायमेंशंस के अंदर है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और कुरान पाक में इसको बड़ा डिटेल से एक्सप्लिसिटली हमें एक्सप्लेन किया गया ना कि आप अतला में हमेशा कहा गया कि मोमिन जो है ना वो हाल में रहता है। मोमिन को ना माजी का खौफ होता है, ना उसको मुस्तकबिल का डर होता है। और साइंस भी इसको बिल्कुल वैसे एक्सप्लेन कर रही है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरो वायरिंग हुई हुई है ना डायमेंशंस की, देखें इसके मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये एक मोमेंट है, इस मोमेंट ऑफ ट्रूथ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। नेक्स्ट मोमेंट, अगला मोमेंट प्रेजेंट है, पास पास बन जाता है। क्या पास को हाथ लगा सकते हैं? क्या पास को महसूस कर सकते हैं? नहीं, पास तो क्या, पास तो गॉन। बट इज अ फॉर्म ऑफ मेमोरी, मेरे ब्रेन में कहीं सेफ है। क्योंकि मैं और आप बात कर रहे हैं ना, तो हमारे दिमागों में ये वायरिंग हो रही है, ये पास सेफ हो रहा है। आप इसको कभी भी रिकॉल कर सकते हैं। तो आइंस्टाइन ये कहता है कि अब आप इसको अगर ब्लॉग को देखो ना गौर से, ये जो जाएगा मैं आपको ब्लॉग नजर आ रहा है सबको, ये ब्लॉक नजर आ रहा है। इसमें जो रेड कलर की जो वॉल बना दी ना उसने, ये जो वॉल बना दी है, ये वॉल हमारे प्रेजेंट की वॉल है। अब आइंस्टाइन ये कह रहा है कि 3 डायमेंशन है, यानी कि स्पेस की डायमेंशन 3 होती है ना। तो ये ब्लॉक जो है ये स्पेस की डायमेंशन बना रहा है, और उसमें अगर आप देखें तो इसके एक साइड पे फ्यूचर मूव कर रहा है, और पास्ट एंड पे इसकी जो है ना वो पास्ट है। ये साइंटिफिक फिनोमेना की बात कर रही हूँ। और यूनिवर्स में डायमेंशन जो है वो टाइम आगे की तरफ मूव कर रहा है, बट हम मोमेंटली एक ही टाइम में लम्हे हाल में प्रेजेंट होते हैं। सो हमारे ब्रेन की वायरिंग ऐसी हुई होती है कि जो हम जो जितना ज्यादा, और आपको पता है माजी की भी याद होती है, और ख्याल होता है जिसको मैं ख्याल कहूँ या इमेजिनेशन कहूँ, और मुस्तकिल का भी ख्याल होता है। जो अमल होता है वो सिर्फ हाल में करना होता है। द वेरी मोमेंट जिसमें आप जी रहे होते हैं वो मोमेंट ऑफ एक्शन होता है, वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है। बाकी सब आपके पास प्रोबेबिलिटीज होती हैं। पास तो खैर प्रोबेबिलिटी नहीं होता, बट फ्यूचर इज मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है। अब ब्रेन आपका पास्ट में भी सोच रहा होता है, प्रेजेंट में भी सोच रहा होता है, और हाल में भी सोच रहा होता है। सो जो प्रेजेंट है ना वो आपकी 0 पॉइंट एनर्जी है, और जो पास्ट और फ्यूचर है ना वो सब कॉन्शियसली आपके ऑपरेट हो रहे होते हैं। मोस्टली मोमेंट जो है ना वो कॉन्शियस लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। पॉइंट समझ रहे हैं आप? मैं साइंस को और अपने किस किस को मिलाने की कोशिश कर रही हूँ इस टाइम। खैर मैं कहना ये चाह रही थी
कि इन 4 डायमेंशंस के साथ जब आप अपने शऊर को मैच कर लेते हैं, जब आप में से कितनों को दिन में काम करते हुए अपने शौर का ख्याल आया? मेरा सवाल आप लोगों से, मैं अब आपसे बड़ा गहरा सवाल करने लगी हूँ। दिन के 24 घंटे में जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, कभी किसी से लड़ाई होगी, कभी किसी पे गुस्सा आ गया, कभी सबक याद नहीं हो रहा, कभी एग्जाम आ गए, कभी स्ट्रेस आ गया, कभी बॉस ने डांट दिया, इन सारे कामों में जो हमारे पास सिचुएशंस आ रही होती हैं उनको आप कॉन्शियसली कितना कंट्रोल कर रहे होते हैं? आई एम श्योर, मेरे जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो 10% भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। 90% में अपनी फितरा के गे साथ जो है रिस्पॉन्ड कर रही होती हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं अपने सब कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर रही होती हूँ। मैं अपनी पास की मेमोरी, जो मेरे पास की मेमोरी से जो जो एक मुनीरा क्रिएट हो गई है ना, वो अपने हाथ में भी रिस्पॉन्ड कर रही होती है। मतलब मेरा एक्शंस पे कंट्रोल ही नहीं होता, बाद में रिग्रेट हो सो हो, बट मेंटली मेरा वो कंट्रोल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी सेल्फ कॉन्शियस है ना, वो मेरी जो फिजिकल स्पेस है, वो मेरी 5th डायमेंशन है, जहां जाके मैंने अपने आप को कंट्रोल करना था। क्योंकि स्पेस मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप मुझे स्पेस से बाहर निकल के दिखा दें, है कोई ऑप्शन आपके पास? आप 3 डायमेंशन के मखलूक हैं, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। आप स्पेस से बाहर नहीं निकल सकते अनलेस कि आप चूंटी ना बन जाए, या अनलेस कि आप पेपर ना बन जाए। इंसान तो 3 डायमेंशन के मखलूक है ना। और इससे आप वक्त से भी बाहर नहीं निकल सकते अनलेस कि आप कोई बहुत सूफी क्राइम ना बन जाए, या आपके पास टाइम मशीन ना आ जाए। सो स्पेस और डायमेंशन, इस डायमेंशन, 4 डायमेंशन से तो आप बाहर नहीं निकल सकते। आप जो डायमेंशन आपके कंट्रोल में है, वो साइंस और क्वांटम मैकेनिक्स से कह रही है कि वो कॉन्शियसनेस की डायमेंशन है। तो सेल्फ कॉन्शियस प्रैक्टिस के साथ आप अपने 5th डायमेंशन में जाके स्पेस और टाइम को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कॉन्शियस एफर्ट है, कौन पाक में इसको नफ्स कहा गया है। यहाँ पे जो है ना, हयात और मौत का कंसेप्ट आता है। अल्लाह कहते हैं कि जो जिनको अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं ना, वो फिर मुर्दों की तरह है, बल्कि मुर्दों से भी बदतर है, या जानवरों से भी बदतर है। जानवर कैसे होते हैं कि मतलब कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ से मैं आई थिंक मैंने बड़ा सॉफ्टली आपको कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियस और डायमेंशंस को ना कहीं कहीं मैंने खिचड़ी पकाने की कोशिश की है, ठीक है। अब फिर पता है जो अल्लाह के वली होते हैं वो क्या करते हैं, वो नुक्ताए हाल पे रहते हुए जो एनर्जी पॉइंट्स में इश्यूज आ, मैं आपको कभी क्वांटम फ्लक्चुएशन पे बात करेंगे। क्वांटम फ्लक्चुएशन में जब आप 0 पॉइंट एनर्जी के ऊपर होते हैं, तो उसका जो आपके दिमाग में जो फोर्सेस आ रही होती हैं, उसको आप कैसे जो है वो गॉड कॉन्शियसनेस के साथ है, वो मुत्तकी लोग होते हैं जो हर कद एहसास खुदा में होते हैं ना। वो इसको फिर दुनिया के सारे मजाहिब कहते हैं, और जो बुद्ध मत हैं, और जो योग वेद और हिंदू मजहब, वो सब कहते हैं जी कि फिर अब आप हायर, ये तस्वीर नजर आ रही है आपको, ये ब्रेन दिखाया हुआ है, उसमें से खिड़कियां खुल के ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये लोग कुछ कहते हैं यहाँ पे आपकी थर्ड आई खुल जाती है, और आपका जो है यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड होता है, और वो सीधा आपका कॉस्मिक जो एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट कर जाता है। वल्लाह आलम, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट लोग कहते हैं कि जब आप, जो लोग ये जो कहते हैं ना, जो लोग चिल्ले काटते हैं और भूखे रहते हैं, वो कहते हैं इस तरह करने, या अकेले रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो भी प्रैक्टिसेस तो है ना। तो आपको पता है ना, वो लोग थोड़ा सा जो हो जाते हैं, उनके पास हम मुस्तबिल के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, उनकी बातें सच्ची होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो हायर एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, उसके साथ कनेक्ट कर जाते हैं। खैर अभी मैं टॉपिक भी नहीं आई कि इसका मौत और जिंदगी से क्या ताल्लुक है, मैं अभी से कनेक्ट करती हूँ। मैं पहले आपको डायमेंशन सारी क्लियर कर दूं कि जो मुर्दा बंदा है ना, जिसका शऊर नहीं है, वो डायमेंशन से आज़ाद है। लेकिन जो जो हाई सिचुएशन में ना, जो जिंदा है, जब जब वो परिंदों ने जिंदा होना था, तो उन्होंने उड़ते हुए हज़रत इब्राहीम के पास आना था ना, तो उन्होंने दोबारा स्पेस और टाइम की उस कैद में वापस आना था। मैं आप अब मैं ना चीज़ों को जोड़ रही हूँ, यू नीड टू कनेक्ट इट। कि जिंदा होने का मतलब ये है कि आप स्पेस और वक्त की तकलीफ को महसूस करें, कि हम हमारे अंदर रूह है, रूह का जो फैक्टर है, राम इकबाल कहते हैं, वो टाइम से आज़ाद है। और जब हम जिंदा होते हैं और हम फंसे होते हैं ना इस टाइम, कभी कभी कहते हैं यार क्या मुसीबत है, मतलब ये वक्त गुजरता क्यों नहीं है। तो हम ऐसी मखलूक हैं जिसको वक्त की कैद में फंसा दिया गया है। वक्त ही हमारे लिए आजमाइश है ना, और वक्त ही महदूद है, और वक्त में ही हमारा टेस्ट है। उसके बाद जब मर जाएंगे तो फिर तो हम वक्त की कैद से आज़ाद हो जाएंगे, लिमिटलेस टाइम, अबदन अबदा वाली सिचुएशन। वो फिर देखते आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं इस पे डेप्थ में जाऊंगी, ये बहुत डेप्थ है। साइंस जो है ना, आपको पता है जो 21वीं सदी है, ये मिरेकल की ये ऐसी सदी है जिसमें साइंस के शेकल्स टूटने वाले हैं। हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में मूव करने जा रहे हैं। आप लोगों की मेरी बातें बड़ी हवाई लग रही होंगी, बड़ी अब्सर्ड लग रही होंगी, क्योंकि मुसलमान साइंस में पीछे बहुत है ना। लेकिन आप देखिएगा कि कुछ सालों में जब क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे होंगे और इंफॉर्मेशन तेजी के साथ हमें चेंज कर रही होगी, और एआई और सब मॉड्यूल्स हमारी जिंदगी पे काबज हुए होंगे, हमें तब समझ में आएगी कि मुसलमानों के साथ वो हैंड क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है। लेकिन तब तक हमारी हैसियत जो है ना, वे शायद चूंटियों कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि तब दज्जल का जमाना होगा। और ये जमाना कैसे होगा, आपने कभी सोचा कि जब दज्जाल आएगा तो वो क्या करेगा? दज्जाल हमारे दिमागों के साथ खेलेगा। और दिमागों के साथ कैसे खेलेगा? दिमाग में होता क्या है, दिमाग में तो ग्रे मैटर होता है, जैसे कहते हैं ना दिमाग में भूसा वगैरह, अक्सर कहते हैं भाई उसको चिपका चिपका दो बंदा मर जाएगा। दिमाग में कॉन्शियसनेस है।
जो इलान मस्क कर रहा है इस टाइम पे, आपको पता है ना वो क्या कर रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज बना रहे हैं कि किसी जिसको न्यूरो लिंक कह रहे हैं, पूरी दुनिया जो है कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है। गूगल कोशिश कर रहा है। आप ऐसे नोट किया है? मैंने तो पिछले 2 हफ्ते में बहुत नोट किया है। मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ भी देखना चाहूँ ना, मैं भी सोच ही रही होती हूँ तो पता नहीं क्यों वही रील्स मेरे सामने, वही वीडियोज मेरे सामने आना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब है उनके एल्गोरिथम्स जो हैं वो एआई के मुताबिक हमारे ब्रेन के साथ, आई डोंट नो, वो सेंस कर रहे हैं या फॉर सम रीजन मेरे बात भी करती हूँ तो वो मुझको पिक करते हैं और वही एल्गोरिथम लाके मेरे सामने कर देते हैं। सो हमारा ब्रेन भी ऐसे ही करता है नेचुरली। हमारा ब्रेन भी ना एक क्वांटम कंप्यूटर है। आप कहेंगे ये कैसी अजीबोगरीब बातें करिए, बट ऐसा ही है। क्यों? उसकी रीजन क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे ब्रेन के अंदर क्या आता है, कोई फरिश्ते आके मैसेज डाल रहे हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप लोग शायद हजारों मीटर दूर या सैकड़ों किलोमीटर अपने घरों में ये बात सुन रहे हैं। हाउ इज इट हैपनिंग कि आप मेरी बात को कंप्रीहेंड कर रहे हैं? हर बंदा अपनी सताहत के मुताबिक कंप्रीहेंड कर रहा होगा। जिससे ज्यादा नॉलेज होगा या जो कोई, मतलब हर बंदा उस मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहा है, परसीव कर रहा है। क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो मैं बात कह रही हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में जा रही है और आपके न्यूरॉन्स के बीच में मैसेजिंग हो रही है। और उसकी वजह से आपका एक शऊर क्रिएट हो रहा है। मैं बहुत आसान लफ्ज़ में बता रही हूँ। और इसकी हमारे दिमाग में 3 बेसिकली ग्लैंड्स है, एक थैलेमस है और एक पाइनियल ग्लैंड है। तो जो देखें, जो टाइम है ना और स्पेस, जो हमारा जो जिसे कहते हैं ना, इसे कहते हैं टेम्परल रेजोल्यूशन, जो टाइम की डायमेंशन है ना, टाइम की। कि जैसे देखा, जैसे 9:30 सेशन शुरू हुआ था, अभी 10 बजेंगे, 11 बजे लोग बोर हो जाएंगे। तो जो ये जो थैलेमस है ना, ये जो ग्लैंड, ये हमारा टेम्परल रेजोल्यूशन देख रहा होता है, वक्त वक्त को वक्त का एहसास दिला रहा होता है कि अभी इतना वक्त था, अभी इतना वक्त था, अभी इतना वक्त था। ठीक है। तो डॉक्टर पेनरोज हैं, उसको, इस बंदे को जो है ना वो नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और उसने थ्योरी पेश की थी कि आपके ब्रेन के अंदर भी क्वांटम फिनोमेना हो रहे होते हैं, और ये क्वांटम फिनोमेना जो है ना आपकी क्वांटम कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग के अंदर जो हम कहते हैं ना कि हमने सोचा और ये ख्याल किया, ये पूरा हो गया। ख्याल की आमद जो है ना हमेशा हमारे दिमाग में होती है ना। मेरे हाथों में तो कोई ख्याल नहीं आएगा ना, मेरे मुंह में तो कोई ख्याल नहीं, मेरे दिमाग में ख्याल आता है। हम कहते हैं थिंकिंग दिमाग में आती है, दिमाग के ग्रे मैटर में आती है, जहाँ पे अरबों अरब न्यूरॉन्स हैं। तो थिंकिंग क्या है? एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है बिटवीन द न्यूरॉन्स, जैसे ही वो कनेक्ट करता है ना वहां पे। तो सिग्नल क्या है? इलेक्ट्रिक सिग्नल, आप समझ रहे हैं? यहाँ से मैं आपको नई कहानी में लेके जा रही हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एम आई राइट? इसे लाइट, लाइट न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल है वो लाइट है, फोटॉन है, और फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स, नथिंग एल्स। जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को आप क्वांटम मैकेनिक्स से बगैर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। बिकॉज ऑफ फोर्स, कायनात में 2-3 फोर्सेस हैं, जिनमें से एक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो आपके ब्रेन में एनी टाइम काम कर रही है। आपका ब्रेन खुद एक मैग्नेट है इन सेंस। मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगी, खैर इसको आगे इसको से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो अगला पॉइंट था ना ये वाला कॉन्शियसनेस का, तो उसको हम अगले पार्ट से इसको एसोसिएट करते हैं, जो कहते हैं ना काला अवलम तोमीन, कि आके आप ईमान नहीं लेके आए। तो वो कहते हैं कि मैं ईमान तो ले आया हूँ, लेकिन मेरे दिल को जो है ना इत्मीनान भी चाहिए। उसको मैंने इसकी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दिल में सोची थी, मुझे थोड़ी थोड़ी भूल रही है। तो अल्लाह ने से तुमसे पूछा ना कि आपको इत्मीनान कल्ब नहीं चाहिए, क्यों चाहिए ना, मतलब आपको तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे इत्मीनान कल्ब चाहिए। मतलब ईमान, ईमान क्या? अच्छा चलो मुझे आप ईमान की डेफिनेशन बताते हैं यहाँ पे। ईमान क्या होता है? आपको किस बात पे ईमान है? हम किस बात के मुसलमान हैं? हैव यू एवर थॉट कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं क्या किस बात पे मुसलमान हूँ? ईमान क्या हमारी सोच का मजमुआ नहीं है? क्या ईमान हमारे बिलीफ का मजमुआ नहीं है? मतलब मेरी भी वही 2 आंखें, 2 नाक, एक नाक और इस तरह से 2 कान है, सारे इंसानों के होते हैं। मुझ में और एक नॉन मुस्लिम में क्या फर्क है? दैट्स ऑल द बिलीफ दैट कम्स इन माई माइंड। और जो फिर उसके बिहार पे जो मैं रिचुअल्स करती हूँ, दैट मेक्स मी अ मोमिन। तो आज इब्राहिम से वही सवाल पूछा जा रहा है कि अवलम तोमिन, क्या आप मोमिन नहीं है? समझने की कोशिश करें। इस अ कॉन्शियस बिलीफ दैट से पूछा जा रहा है कि क्या आपकी आपकी कॉन्शियसनेस में क्या अभी कोई कमी रह गई है? तो वो कहते हैं कि नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, कॉन्शियसनेस में भी तो है, मतलब लेकिन आई नीड इत्मीनान कल्ब। इसका मतलब है समथिंग इज देयर बिटवीन, कनेक्शन बिटवीन समहाउ। मैं इसको ज्यादा ना एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगी, इसको छोड़ देते हैं, अगर कोई बाद में एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स है अभी फिलहाल मेरे लिए कि मैं ईमान को इत्मीनान कल्ब के साथ कैसे एसोसिएट करूँ। ठीक है। लेकिन ये कि वो इस फिनोमेना को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ना बाईपास कर रही हूँ, मैं आगे नेक्स्ट चलती हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स पढ़ी हो ना, तो आपको अक्सर बचपन से ना एक कहानी बता बता के ना हमें हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। असल में हमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे मार दिया गया। हमें बचपन से कहा गया जी कि हम दुनिया में रहते हैं, और बाकी जगहों पे हमें कहा गया कि बाकी जगहों पे जो है ना, बाकी जगहों के ऊपर हमें ये बताया गया कि मादा जो है ना वो वैक्यूम के अंदर होता है। हमें ये कहा गया कि मादा जो है वो
जब ऊपर जाते हैं तो वैक्यूम आ जाता है। हमें ये बात कही जाती है ना कि जी वो खला में तो वैक्यूम होता है, वैक्यूम में कुछ नहीं होता। ये सब झूठ है, ये सब लिटरली बकवास है। क्योंकि साइंटिस्ट अब इस बात को मान रहे हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में तो खला हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, बट क्वांटम मैकेनिक्स में कोई खला नहीं। पूरी कायनात में किसी किस्म का कोई खला नहीं। पूरी कायनात में एनर्जी कहीं ना कहीं भरी हुई है। आप ऊपर खला में जाते हैं ना, आसमान में जाते हैं, ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, यहाँ भी कहीं ना कहीं डार्क मैटर है, और डार्क मैटर में एनर्जी है। तो एनर्जी जो है वो कायनात के हर कोने कोने में है। और इसी को भी जो है ना वो बोहेमियन स्पेस कहा जाता है। उसमें कहा जाता है कि जो अनब्रोकन होलनेस है ना, और फिर इसको एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है बोहेमियन, बोहम नाम है उसने इसका, ये साइंटिस्ट है, ये फिजिसिस्ट है ना। अब मैं ये कोई मतलब मैथमेटिक्स की बात बता रही हूँ, फिजिक्स की बात बता रही हूँ कि इसकी थ्योरी ये कहती है कि कायनात की हर चीज में क्या है, एक कॉन्शियसनेस है। कुरान पाक में बात बताई गई है ना कि कायनात की हर चीज अल्लाह ताला को पहचानती है, शऊर रखती है। अगर कोई मुझे आयत बता दे, हमें अक्सर ये हमने कुरान पाक ये सबसे बड़ा कुरान पाक का कंसेप्ट है, शऊर का कंसेप्ट, कि कायनात की हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, कायनात की हर चीज अल्लाह को पहचानती है। सो ये वही कायनात की कॉन्शियसनेस है जो अल्लाह ताला ने कायनात के कोने कोने में भरा, चाहे वो वैक्यूम ही क्यों ना हो। उस बात को जो है ना देखें, बोहम जो है, डेविड बोहम इतना बड़ा फिजिसिस्ट इसको सपोर्ट कर रहा है। हम मुसलमान जो है ना वो शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहे होते हैं। हमने कभी क्वांटम को जोड़ने की कोशिश ही नहीं की चीजों के साथ। आप जुमला पढ़े, ये इतना बड़ा जुमला है कि तबाही मचा सकता है। ये मुसलमान की सबसे बड़ी सपोर्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बात तो कुरान पाक के अलावा किसी से साबित ही नहीं होती ना। वो कहता है कि अनब्रोकन होलनेस एट द फंडामेंटल लेवल ऑफ द यूनिवर्स इन विच द कॉन्शियसनेस इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मैटर। दूसरे लफ्जों में मादे की हर हालत के अंदर एक शऊर है। हियर कम्स द ट्रिकी पॉइंट, यहाँ पे फन पार्ट शुरू होता है ना, कि मादा मतलब मिसाल के तौर पे अभी आप लोग कहीं सोफे पे बैठे होंगे, आपके हाथ में कप होगा, ग्लास होगा। आप सोचोगे ये कैसी अजीबोगरीब बातें करिए, ये दिमागी तौर पे खिसक गए ना शायद। मे भी आप लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे कि कैसी बातें करिए, मेरे हाथ में कप है और कप के अंदर शोर कहाँ से आ गया। कप तो बेजान है, आपको तो बचपन से ही बताया गया ना, कप तो बेजान है। इसको हम एक्सप्लोर करते हैं कि एक कप जो है वो अगर अल्लाह में की तारीफ कर रहा है तो वो कैसे करेगा, और कप में हयात और मौत का कंसेप्ट कैसे हो सकता है। मैं आपको वो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब कुरान साइंस गलत हो सकती है, कुरान नहीं गलत हो सकता। और यहाँ पे मुझे कुरान और साइंस बिल्कुल सेम पेज पे नजर आ रहे हैं कि कायनात की हर चीज जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती है, क्योंकि उसमें एक शऊर है। हाँ, हमें उस शऊर की पहचान नहीं है, पर साइंस को थोड़ी थोड़ी पहचान है। वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया, साइंटिफिक फिनोमेना बताया है, इसको मैंने कोई लंबी लंबी गप्पे नहीं मारी, सो इसको प्लीज थोड़ा सीरियस लीजिएगा। अब मैं थोड़ी सी और साइंस में जाती हूँ। जिन्होंने साइंस बहुत सी नहीं पढ़ी, मैं उसको आसान लफ्जों में करके बताना चाहूंगी। मादा तो आपको पता है ना, मादा की वो 3 हालतें होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। लेकिन मुसीबत ये है कि हमें कहानी बड़ी आसान करके बताई गई है। द रियलिटी इज दिस, कि मादा कुछ भी नहीं है। अब आपने मतलब थोड़ा सा दिल बड़ा करके सुनना है। मादा किसके मिलने से बना है? एटम से। बचपन में मैट्रिक में मैंने पढ़ा था आपसे पता नहीं कितने साल पहले, कि मादा एटम को मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। एटम जो है वो मादे की बहुत सबसे छोटी हालत है, बिल्डिंग ब्लॉक है। झूठ है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एटम जो है वो फिर पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है, वो पार्टिकल फिर पार्टिकल से, और एटम चूंकि अंदर भी अब तक जो है ना वो 100 से ऊपर पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। मतलब एटम को तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, और एटम टूटता चला जाएगा। और टूटते 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 एटम की भी वो मत मारी जाएगी, एटम की भी वो वाट लग जाएगी कि एटम जो है वो ऐसे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि नॉन पार्टिकल होंगे। दूसरे लफ्जों में वो एनर्जी होंगे। सो सिंपल। और एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ काइंड ऑफ फोर्स। हाँ, उसकी टाइप्स हैं, उसकी 4 टाइप्स हैं। आदि कम बस 1 मिनट दे, मैं कंसेप्ट प्ले कर लो, फिर आपको लेती हूँ। 4 तरह की बुनियादी फोर्सेस हैं इस कायनात में: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक न्यूट्रिशन। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे फन पार्ट आता है, आप उन्हें माइंड नहीं करना, बट मुझे ऐसा लगा कि जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से कहा ना कि 4 परिंदे ले लें, तो कल ग्रुप के अंदर बड़ी डिस्कशन हुई। हर बंदे ने कुछ ने कहा डायमेंशंस हो सकती हैं, कुछ ने कहा कि 4 जानवर थे, कुछ ने कहा कि ये 4 हमारी बॉडी में जो खून बलगम और सफरा होता है वो हो सकता है। लेकिन सारी बातें ठीक हो सकती हैं, ये सब स्पेकुलेशंस हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एब्सोल्यूट में बात कोई नहीं करी, लेकिन लेट मी पुट माई थ्योरी नाउ। अगर मैं इसको कॉस्मोलॉजी के पॉइंट ऑफ से लूँ तो मुझे लगता है ये 4 बुनियादी लाइफ फोर्सेस हैं दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। अल्टीमेटली ये एक ही हैं, लेकिन 4 थी, अब सबमिट के 3 रह गई हुई हैं। बट शुरू में मतलब ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज हैं। और जब इनको आप, जो मैंने पहले कहा ना कि जब आप ये नहीं 4 फोर्सेस जिंदगी क्रिएट कर सकती हैं, जब तक अब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कि जब आप इनको कॉन्शियसनेस से जोड़ते हैं ना, जो कि 5वीं फोर्स है कायनात की, तो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ लाइफ।
मतलब ये चार फोर्सेस के साथ जब अल्लाह ताला कॉन्शियसनेस जोड़ देते हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं ना, ये पीएचडी साइंटिस्ट है, ये इसकी थ्योरी है। तो ये आपके पास जो है ना, ये फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स ऑफ कायनात है, जिसको आप कॉन्शियसनेस कहेंगे, जिसको आप शऊर कहेंगे, कायनात का वो शऊर। ठीक है, बस मैं आगे चलती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये शायद चार में भी, वल्लाह वालम, मुझे ऐसा मेरा ख्याल है कि ये जो चार का वर्ड है, ये शायद उस चार फोर्सेस की तरफ इशारा है, पॉसिबल इतला की तरफ। ये चार फोर्सेस की टाइप है, मैं डिटेल में नहीं जाती, सेशन लंबा हो जाएगा। मतलब ये इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। आधा मैं आपको सेंट पे देती हूँ, मुझे सेशन खत्म करने दें। तो चार में से जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके करती है, दूसरा में ये न्यूक्लियस को होल्ड करके करती है। अगर ये फोर्स ना हो ना, तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट ना करे, अगर न्यूक्लियस एग्जिस्ट ना करे तो मादा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये बहुत अच्छी, मतलब और डेप्थ थी। अच्छा, अगला हम थोड़ा सा, मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस कर दूं। आयत के अगले से मतलब कहते हैं कि आप उसको पहाड़ों पे रख दें, जब वो मानूस हो जाए ना आपके साथ, फिर आपको अपने मानूस करना है, फिर आपने उनको पहाड़ों, उनको मारना है, उनका गोश्त बना के या पार्ट्स जो भी वटेवर इसमें खिलाफ है, आपने उनको पहाड़ों पे रख देना है। मेरा अगला सवाल आप लोगों से कल ये था कि आपने पहाड़ों पे क्यों रखना है, मतलब पहाड़ों के साथ जिंदगी या मौत का क्या ताल्लुक है? कहीं और भी तो रखा जा सकता था ना, पहाड़ों पे रखने से जिंदा होने की पॉसिबिलिटी क्या थी? तो कल बहुत अच्छी बात हुई, बहुत सारे ख्यालात आए और सारे ठीक हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एक फर्दर पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, और ये मेरा पॉइंट नहीं है, अगेन मुझे ये पेपर मिला है, रिव्यू पेपर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पेपर था, रिसर्च पेपर था बायोलॉजी का, और उसका टॉपिक पढ़ लिया है, इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इंक्लूडिंग द प्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स, हाउ डू द बायोलॉजिकल सिस्टम फंक्शन इन दिस फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ से मैं एक नया कट्टा खोलने लगी हूँ। कट्टा ये है इस टाइम पे कि जो मैं आपको चार फोर्सेस बताई थी ना, उनमें से जो एक फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रो, आपको पता है जो हमारी जमीन जिसपे मैं इसको आप बैठे हुए हैं, हमारी जमीन की भी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, पता ना ये बात सबको? हमारी जमीन की एक जियोमैग्नेटिक फोर्स है। और ये क्यों है, कोई मुझे बताएगा? हमारी जमीन की जियोमैग्नेटिक फोर्स इस वजह से है क्योंकि जमीन के अंदर लोहा है ना, तो लोहे की वजह से, लोहा मैग्नेट है तो उसके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल क्रिएट होता है, जिसको जमीन की फोर्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये पेपर बता रहा है कि जिंदगी के बहुत सारे फंक्शन वो कायम रहते हैं, हमारा डीएनए स्टेबल रहता है। अगर हमारे पे जमीन पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना होती, जो कि आपको बताया ना कि चार फोर्सेस में से एक बेसिक फोर्स है अल्लाह की कायनात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वन ऑफ द बेसिक मेजर फोर्स, और जमीन में जो है ये जियोमैग्नेटिक फोर्स है, बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है जो जमीन के आयरन की वजह से आ रही है। अगर ये जमीन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना होती, जो कि जबल से मतलब है जमीन का पार्ट ना, मैंने इसको इस तरह से परसीव किया है, मैं गलत भी हो सकती हूँ पर मुझे ऐसा, मैंने इसको ऐसे परसीव किया। तो अगर जमीन पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना होती, तो अजाए जिंदगी का डीएनए का कंबाइन होकर रिपेयर होना, यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट इनहांस रेडिएशन रेजिस्टेंस बाय प्रोमोटिंग द डीएनए रिपेयर्स प्रोसेसेस इन द सेल। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है ना कि मैग्नेटिक फील्ड्स के होते हुए हमारा डीएनए जो है अपने आप को रिपेयर करता है। ये पेपर बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे डीएनए की रिपेयरिंग भी हो सकती है। तो अगर साइंस रिपेयरिंग तक पहुंच गई है, तो साइंस किसी दिन रिजेक्शन पे भी पहुंच जाएगी, और ये वही जमाना होगा जब दज्जाल शायद जिंदा कर रहा होगा। इसका मतलब है कि रिजेक्शन के प्रोसेस में या मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के प्रोसेस में कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी ताल्लुक है। माने ना माने, बट यू हैव टू एडमिट इट। शायद आप लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा हजम करना, बट दोबारा खल्क के प्रोसेस में, क्योंकि जबल का तस्करा होगा ना, पहाड़ों पे रख दो। ये तो नहीं कहा कि खला में फेंक दो या उनको मार दो या खत्म कर दो, पहाड़ों पे रखने का मतलब था काइंड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहीं ना कहीं इवॉल्व है। ठीक है, पहली बात। यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, ये पढ़ें। फर्दर मोर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ दैट वुड लीड टू द लोकल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। आयरन कंटेनिंग हेमाटाइट एंड टेक्नोटाइट नॉन यूनिफॉर्मिटी कंसंट्रेटेड इन द वेरियस लोकल। ये खैर लंबी बात है, असल में बात ये करके जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है, जो जमीन की जियोमैग्नेटिक फील्ड है ना, वो आपकी पूरी बॉडी, आपके सिस्टम को अफेक्ट करती है। आप लोग मान नहीं रहे होंगे ना, मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, अब आप तस्वीर से समझ लेते हैं। तो गौर से तस्वीर देखिएगा, ये अर्थ है, ये अर्थ के अंदर आपको पता है ना, अर्थ के सेंटर में आयरन है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जियोलॉजी पढ़ी हुई है, अर्थ के सेंटर में लोहा है, जिसकी वजह से एक अर्थ की अपनी नेचुरल मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब ये उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, उस फील्ड की, वो तकरीबन 13 हर्ट्ज है। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जब हम इंसान है ना, हमारी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको टॉरस फील्ड कहा जाता है। तो हमारी फील्ड, बॉडी फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करती है और हमारे जो है बॉडी के पूरे मैकेनिज्म को उड़ा के रख देती है या चेंज कर रही होती है एनी टाइम। सो इसको बॉडी ओरा भी कहा जाता है। आपको मुश्किल लग रही है मेरी बात समझना, चलिए मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। आप वैसे तो समझनी मुश्किल थी, ये साइंटिफिक फिनोमेना है। आपको पता है हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। सो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में भी आयरन है। आयरन का मतलब है मैग्नेटिज्म। ठीक है, और जब आपको पता है, जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है, जब कैपिलरीज के अंदर से सेल 1 बाय 1 करके गुजर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम स्पेस आती है, वो जो उस टाइम पे ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा होता है ना, बेसिकली वो प्योर बॉडी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी वजह से एब्जॉर्ब हो रहा होता है।
पॉसिबली ये एक फिनोमेना कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, वो आयरन जो है और हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसकी वजह से एक फिनोमेना क्रिएट करता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी के मैग्नेट काम कर रहा होता है, हमारी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही होती है, हमारी बॉडी के अंदर एक टॉरस क्रिएट हो रहा होता है। तो शायद ये वो फिनोमेना था कि जो मुर्दों को जिंदा करने का प्रोसेस हो, उसमें मैं उसको भी रिलेट नहीं कर पा रही, बट पॉसिबली कुड बी के वो जब आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, या मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है और लाइफ के सिम्टम दोबारा क्रिएट होते हैं, वो सब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कहीं ना कहीं मुसलमानों को पढ़ना पड़ेगा, या जो पढ़ लेगा मे बी वो रिजेक्शन की तरफ चला जाए कि ये एक फिनोमेना है जो कि लाइफ को रिजेक्ट करने में पॉसिबली काम कर रहा है, क्योंकि आपका ब्लड ही आपकी लाइफ है। ब्लड की सर्कुलेशन, ब्लड का ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना इज ए साइन ऑफ लाइफ ना। वो परिंदे तभी जिंदा भी होंगे ना जब उनकी ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होगी। दैट्स माई हिंट टू यू नाउ। बस मैं लास्ट में आखिरी पॉइंट ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज़ दी थी। आवाज़ के साथ ही वो बस ये जो प्रोसेस था ना रिजेक्शन का, वो स्टार्ट हो, जब उन्होंने वो गोश्त के जो अज़ा थे वो पहाड़ों पे रख दिए, फिर उसमें बाद उन्होंने आवाज़ दी। तो आवाज़ अगेन इज अ साइंटिफिक फिनोमेना। अब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि नहीं वो आवाज़ तो ठीक है, वो हुक्म रब्बी था, वो बिल्कुल हुक्म रब्बी से आवाज़ दी, अल्लाह ताला के इज़्ज़त से इजाज़त दी। लेकिन आवाज़ जब किसी को दी जाती है ना, तो वो साउंड एनर्जी होती है, और साउंड एनर्जी का मतलब है साउंड की पूरी एक साइंस है, पूरी एक साइंस है कि वाइब्रेशन कैसे क्रिएट होती है, वो कैसे ट्रैवल करती है। इसका मतलब है वो साउंड कहीं जाके उस घोष को टच किया ना, जब, और तुझे पता है पहाड़ों में तो वैसे इको जनरेट होती है, वो इको के साउंड हज़रत इब्राहिम ने कहीं वो अब क्या बुलाया होगा, अल्लाह वल्लाह वाला, बट वो हज़रत इब्राहिम की आवाज़ ट्रैवल करती गई है, उस घोष को कहीं टच हुई है, और उसकी वजह से कोई ऐसा फिनोमिना क्रिएट हुआ है रेजोनेंस का, जिसकी वजह से उनका डीएनए एक्टिवेट हो गया। अमेजिंग। ये मुझे कल तैयबा ने मैसेज भेजा था, मुझे ये इतना अच्छा लगा, मैंने इस पे कोई काम नहीं किया, इस पॉइंट को मैंने एज इट इज छापा मारा, मैंने लिख दिया है। कैसे मैंने कि आवाज की जो फ्रीक्वेंसी थी उससे परिंदों का डीएनए मानूस था। सुबह अल्लाह, अमेजिंग बात, इस सो मच अमेजिंग कि डीएनए जो है वो साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन करता है या रेजोनेंस में जाता है। इससे ज़्यादा मेरे पास नॉलेज नहीं है, और मैं इतनी साइंस लड़ाऊंगी, मजीद मैं साइंस नहीं लड़ाऊंगी। सो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि मैं मोटे मोटे साइंटिफिक फिनोमेना को इस पूरी आयत के ऊपर ला के कहीं इतनी एहतियात से एक्सप्लेन करूं कि मैं कोई गुस्ताखी की बाइस भी ना बनूं। लेकिन अगर ये कोई साइंटिफिक फिनोमेना था, क्योंकि जब काबा का कोई बात बता देते हैं ना, तो मैं ये समझती हूँ, मेरी जाती राय, कि वो गायब नहीं रहता। फिर दैट नाउ अगर वो साइंटिफिक, दूर का मतलब है आवाज दो, तो आवाज तो साइंटिफिक फिनोमेना है। तो वल्ला वाला, दैट्स माय पॉइंट। आप लोग खिलाफ भी कर सकते हैं। बस इतना ही था आज के लिए, जज़ाकल्लाह। अब कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लें। अदका का सवाल था, अदका। आमना भी आई हुई है आज। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, और बहुत सारे आइडियाज मैंने आमना से लिए हैं, आई मस्ट एडमिट दैट। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? आज का बच्चा आपका सवाल था। आप, मेरा सवाल नहीं था, मैं पॉइंट ऐड करना चाह रही थी कि आप एटम को Right. कैरियर एटम ब्रेक डाउन करते रहेंगे तो लास्ट पर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसमें हम स्प्रिंग थ्योरी भी ऐड कर सकते हैं। एट द एंड हमारे पास एक तो ना बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। असल में क्वांटम जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना, मम्मी है और जो स्ट्रिंग है वो डैडी है। तो अभी हम, मतलब आई मीन टू से कि एक ये स्ट्रिंग उससे भी एडवांस थियरी है ना, तो अभी हम क्वांटम को ही अपने लोगों को समझा पाए ना, तो उसकी भी फर्दर जो और कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं वो स्ट्रिंग में आ सकती हैं। तो मैंने आपको, मतलब उसमें नहीं जाते फिलहाल, बट यू आर वेरी राइट, बिल्कुल राइट। फिर तो कौन की कहानी और भी क्लियर हो जाती है अगर हम स्ट्रिंग्स में चले जाएं, क्योंकि स्ट्रिंग का मतलब है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी। मोर प्रोबेबली ये बात वहीं पे जाती है कि पूरी कायनात जो है वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के ऊपर खड़ी हुई है। बल्कि किसी में कहीं पढ़ रही थी कि कहीं बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ था कि जो जितना भी आप दुनिया में मैटर देखते हैं ना, जितना दुनिया दुनिया में आप मादा देख रहे हैं, वो आपके पास डांस है वाइब्रेशंस का, सॉलिडिफाइड डांस है, कॉस्मिक डांस है वाइब्रेशंस का। जब वाइब्रेशन सॉलिडिफाई होती हैं तो वो मैटर में कंडेंस हो जाती हैं। दैट्स अ बिटर साइंटिफिक ट्रूथ। ठीक है, आप समझे? जी। फ्रीक्वेंसी का स्लो स्लो हो जाना, अपने आप को एक खास ज्योमेट्री में फिक्स कर लेना, आपके मादे को कंडेंस कर देते हैं। कोई कमेंट, कोई और सवाल, कोई इख्लाफी राय? आई एम ऑल ओपन। थोड़ा सा मुश्किल था आज से ये कंसेप्ट जैसे करना। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है कि अगर ये आपने कहा है अर्थ पर रखना है तो सिर्फ माउंटेन्स पर ही क्यों, जमीन पे भी तो रख सकते थे। जमीन मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पास इस सवाल का करती जवाब थी। नहीं है। यू आर वेरी राइट। मैं सोचती रही हूँ, लेकिन फिर भी ये था कि मैं सेशन ही ना लेती, क्योंकि मैंने आपको सेशन के बहुत शुरू में आज माजरत की थी कि मेरे पास आज शायद आपके हर सवाल का जवाब ना हो। मैंने सिर्फ बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जिसके बारे में मैं श्योर हूँ कि हाँ ये पॉसिबली हो सकता है। मैं बड़ा पढ़ती रही हूँ। हाँ अच्छा, हाँ ये लिखा हुआ था
एक पॉइंट मेरे ज़हन में, अगर आप मुझे इजाज़त है तो मैं ऐड कर दूं। देखिए, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो आ रही है आयरन से। अर्थ के सेंटर में जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ना, वो वही है जो जनरली अर्थ में क्रिएट हो रही है ना, जो सेंटर जो कि अर्थ के मेंटल से जनरेट हो रही है। अम, किसी ने अर्थों की पहाड़ों की जियोलॉजी पढ़ी है, थोड़ी सी मैंने पढ़ी हुई है। पहाड़ों में समटाइम आपको पता भी लिखा था कि हेमाटाइट का पता है किसी को? हेमाटाइट और मैग्नेटाइट आयरन की दो मिनरल्स हैं। और मेरा काम भी इसी नेचर का, तो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो नेचुरली रिच होते हैं आयरन के अंदर। ये अब मैं सिर्फ एक तुक्का लड़ा रही हूँ, मतलब स्पेकुलेशन दे रही हूँ, पॉसिबल रीजन बता रही हूँ आपको, ठीक है? और रीजन अच्छी होगी, साइंटिफिक है, कनेक्ट कर सकते हैं आप। क्या पता वो पहाड़ ऐसे हों जिनमें बेपनाह आयरन हो, जिसकी वजह से उनकी अपनी इंटरनल मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है वो बढ़ गई हो, और उसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ गई हो। दे आर काइंड ऑफ इट्स। वैसा होता है कुछ पहाड़ों में, नेचुरल मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है। तो वल्लाह वालम उस वजह से शायद उनकी वो फ्रिक्वेंसी जो है, या उनकी जो स्ट्रक्चर है, आपको पता है हर पहाड़ जैसा नहीं होता ना। कुरान पाक में आयत भी है कि हमने पहाड़ पैदा किए, कुछ पहाड़ सुर्ख हैं, सफेद हैं, स्याह। कुरान पाक की आयत है पहाड़ों के ऊपर, तो पहाड़ों के मुख्तलिफ रंग हैं। अलवानु इस तरह से कोई आयत हमने इसको, तो पहाड़ों के मुख्तलिफ रंग उनके डिफरेंट एलिमेंटल कॉन्टेक्ट की वजह से होते हैं किसी में क्रोमियम ज्यादा होता है, किसी में क्ले ज्यादा होती है, किसी में आयरन ज्यादा होता है। तो क्वाइट पॉसिबल कि ये ऐसे पहाड़ों जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आयरन कंटेंट ज्यादा हो, आयरन की मिनरल्स हो, और वहां पे मैग्नेटिज्म ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो। वल्लाह आलम, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए शायद पहाड़ों की जरूरत पेश आई। और फिर एक जगह पे मुझे अली रजा भाई बता रहे थे कि ऐसा भी पॉसिबली समटाइम होता है कि कुछ फ्रिक्वेंसीज ऐसी हैं जो पहाड़ों में इंटरसेप्ट हो जाती हैं और पहाड़ उसको रोक लेते हैं। रेडिएशन, कुछ रेडिएशन भी जो है वो पहाड़ों पे जो है ना वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। मिसबा कुछ कहना चाह रही हैं? मैं मिसबा को अनम्यूट कर लूँ पहले। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। अच्छा, इसमें जी जी, वालेकुम सलाम। इसमें ना एक चीज और भी थी, जो जितने भी बड़े बड़े वाकयात हम सुनते हैं ना, वो ज्यादातर पहाड़ों पर ही हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही पहाड़ पर आई। और इस तरह के वो से हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने जब बुलाया, वो भी पहाड़ की बात है। और मतलब हमारे दीन में तो, मैं कुरान में कई जगह आप देखेंगे पहाड़ का जिक्र बड़ा अलग से ना आता है ना। असाबे कहा भी जाके गारों में सोए, उनको भी वहां पे साउंड देखिए, फ्रिक्वेंसी ने जो काम किया वो वहीं पे हाँ, पहाड़ों में काम किया। कुरान पाक में बहुत सारे फिनोमेना बिल्कुल। पहाड़ों पे हो रहे हैं। हाँ, देयर इज अ कनेक्शन ना। तो वो हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन जस्ट गिविंग द हिंट्स के ये सब भी है। और उसके अलावा अब ये देखिए, ये रिजरेक्शन वाली जो बात है, इसमें जब सूर फूंका जाएगा, उसमें भी तो ऐसे ही होगा ना कि आवाज की ही उससे एक जो है डीएनए एक्टिवेट होंगे। मतलब जो, जहां तक अभी समझ आई है, मतलब ये कोई थ्योरी ही है, मतलब फाइनल बात नहीं है। तो ये भी रिलेट कर सकते हैं ना कि क्यामत के दिन जब इंसान को उठाया जाएगा, तो वो इसी तरह एक साउंड एनर्जी से ही उठाया जाएगा। एम आई राइट? बाहर तो ऐसे लगता है, लेकिन हम इसको कोई यकीनी तौर पे नहीं कह सकते। एक स्पेकुलेशन है, वो हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा हमें भी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, वो से उसमें वो जरूर देनी चाहिए, उसमें नहीं रुकना चाहिए। तहकीक में तो कोई अर्ज नहीं है ना। आमना बिल्कुल बिल्कुल। उम्मे वासा कुछ कहना चाह रही थी बहन मेरा, वो किधर गई? उनको मैं थोड़ा सा अनम्यूट कर लूँ। जी, और मैं यही बात करना चाह रही थी, पहाड़ों के बारे में बात करना चाह रही थी कि पहाड़ काफी अहमियत रखते हैं हमारे, शायद वल्लाह आलम क्या, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमें जाने का हुक्म भी फिर पहाड़ों की तरफ या गारों की तरफ निकल जाओ जब दज्जाल आए। हमें ये भी हदीस से मिलता है। फिर ये जैसे अभी इन्होंने मिसबा ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत अल्लाह ताला ने कोहे तूर पे बुलाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे हिरा में, फिर गारे सौर में भी गए, फिर असहाबे कहफ भी गारों में गए। तो ये एक जो है बहुत अहम पॉइंट है। माउंटेन्स पे हमें, मेरा ख्याल में अभी तक किसी ने शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इधर तहकीक होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी अहमियत दी है पहाड़ों पर। फिर जब अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने पहाड़ मेखें बना दी, जमीन को रोकने के लिए पहाड़ बना दिए, मेखें मेखें गाड़ दी, तो ये फिनोमिना वो भी एक। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो पूरा जियोलॉजी का फिनोमिना है, वो अर्थ की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। आई थिंक उसका रिजरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका अर्थ की ग्रेविटी को बैलेंस करने के अब बहुत बड़ा रिलेशन है। वो इंशाल्लाह करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहने वाली थी कि चले, आपने तो साइंसी नुक्ते से बहुत अच्छी बातें बताई, साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरह से आपने डिफाइन किया। लेकिन जब हम कुरान पाक को खोलते हैं ना, तो जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं, तो तर्जुमे में ना काफी, आप जैसे देखते हैं ना, जजान जुज जुज, जब अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं ना कि जुज रख दो, जुज जो होता है जैसे एक परिंदा, उसको हमारे सर बताते हैं कि जुज जो है वो एक जरूरी नहीं है कि वो गोश्त का कोई टुकड़ा हो, जैसे लोगों ने बना दिया ना। अब इसको Yes, हमारे बिल्कुल। सर मस्कूत से रिलेट करते हैं कि मस्कूत का मतलब ये होता है
एक मंतुक होता है, एक मसकूत होता है। शायद आप लोग को समझ में ना आए, लेकिन ये वो इस तरीके से हमें बता रहे हैं। अच्छा, इन दिनों हम यही वाली आयत पढ़ रहे हैं, हमारा लेक्चर हुआ है संडे को, तो जी इसी सिलसिले में इसी आयत के लिए हमारा लेक्चर हुआ था। इत्तेफाक से आपका भी यही हो रहा है। आप बताइए, जरूर हम सुनना चाहेंगे। तो उसमें हमारे सर ने हमें यही बताया कि देखें, ये जो तफासिर होती है ना, तफासिर में ना मसकूत का मतलब ये होता है कि अपनी तरफ से, मतलब कुछ इस तरीके से तहकीक नहीं की गई, लेकिन लोगों ने इस तरीके से डाल दिया। जैसे फर्ज करें किसी ने कहा कि ताबूत सकीना, ताबूत सकीना में इमेजिन किया जा रहा है कि क्या क्या होगा। कुछ कहते हैं कि उधर वो रख दो तो इबादत करते हैं, कुछ कहते हैं कि उसमें हजरत, जबकि कुरान पाक में जब हम पढ़ते हैं तो कुरान पाक में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कुछ चीजें उसमें रखी हुई हैं। अब कोई आशा भी जोड़ देता है, कोई कुछ कह देता है, मतलब उनका कहने, हमें सर ने इस तरीके से बताया है कि लोग ना अपनी राय पेश कर देते हैं उसमें ना। मंतुक का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने जो बता दिया कलाम पाक में वही मंतुक है। और मसकूत का मतलब ये जो हम एक जो उसमें से हम अखज़ करते हैं। अब अखज़ कर लिया, जैसे फर्ज करें कि अल्लाह ताला ने कहा, जैसे होगी ना हवा मट्टी जी के जी। उन अच्छा, अज्जा आमना को मैं अक्सर थोड़ा सा मैं जो सेट करूँ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ से, मैंने ना हवा को बड़ा डिफरेंट समझा है। हवा को जैसे मैं समझी हूँ ना, हवा इज लाइक अ डिस्टर्बेंस, इज लाइक अ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ना। साउंड भी एक काइंड ऑफ कंप्रेशन, एनर्जी का कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है। ये लाइट से डिफरेंट फिनोमेना जिसमें आप ये समथिंग टू ट्रांसफर द थिंग, ये कैरियर है। हवा एक हाँ, कैरियर है। सेम हाँ, गोज, हवा साउंड की वेव्स को कैरी करती है। वेव्स को कैरी करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है। हवा इट्सल्फ कुछ भी नहीं है। हवा एक वैक्यूम के अंदर एक ट्रांसफर है, जिसमें एक दफा खुलाव आता है, फिर दबाव आता है, जिसकी वजह से वो चीज देखो आगे से आगे मूव करती है। देखो, दो बातें हो गई ना। एक, उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो गधा था, उसका ब्रेन नहीं था सेव हुआ हुआ, तो उसको तो हवा ने इकट्ठा किया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परिंदों को हवा की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके पास उनका हेड सेव था। ठीक है, इज इट ये ट्रू? मेरी नई बात थी, ये मेरी नई बात है जी। हाँ, हाँ, नहीं, उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या जब हम पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं हवा चली। ठीक हवा है। चली, उसने इन सारे के सारे जूस को इकट्ठा किया। गोश्त से गोश्त जुड़ा, हड्डी से हड्डी जुड़ी, ऊपर गोश्त आया और फिर सारा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में हमें हवा का जिक्र नहीं मिलता। तो बस मेरी तरफ से अभी इतना ही है, फिर बाकी तो मैं आंसर सर्च सर कर। करेंगे, यकीन करें, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो हम छेड़ बैठे हैं, बट वी मस्ट, हमने मुझे खुशी है कि हमने टच तो किया, कम से कम थोड़े से देर तो हुए हमने किया इसको। आहिस्ता आहिस्ता हाँ, इसकी और जिंदगी रही तो अनफोल्ड करेंगे इंशाल्लाह। मे भी पता नहीं कितने सेशन चाहिए उसके लिए। ये तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। थैंक यू अमना, थैंक यू सो मच। मैम फराह हैं, अगर वो कुछ करना चाहें, फिर उसके बाद सेशन को खत्म करते हैं। मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मैम बारे आपको में ना किसी हमें को थोड़ा इतना फाइन मैंने करना चाहिए, आप सेशन के शुरू में नहीं होती तो इसलिए आपको भी फाइन करेंगे ताकि आप शुरू में भी आए। सॉरी, इसके लिए माजरत। आप मेरा सेशन पूरा ओके, सुनेंगे नहीं तो आप कैसे तो कमेंट देंगे उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, इसके लिए माजरत, मैं शुरू से नहीं होती। बस टाइमिंग का थोड़ा मुझे रहता है, कोई कोई मसला नहीं है, आप कहिए इसके लिए मैं प्लीज। माफी चाहती हूँ आप सब लोगों से। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे ख्याल में मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था यहाँ पे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इल्म कौन सा था, किसी को याद है? उनके पास इल्म था, उनके पास किताब कौन सी थी, क्या किसी को मालूम है उनकी किताब का नाम क्या था? किताब का नाम मेरे नाम के ऊपर है, मुनीर, किताब है मुनीर। यस, माशाल्लाह, किताबुल मुनीर। किताबुल मुनीर किस चीज की थी? इल्म, रोशनी का इल्म, यानी द बुक ऑफ लाइट। द बुक ऑफ लाइट के ऊपर आपको मालूम है आपके पास ये किताब मौजूद नहीं है, लेकिन इस वक्त ये किताब मौजूद है स्कॉटलैंड के अंदर। और इस किताब के अंदर जो जो चीजें मौजूद हैं उसके ऊपर तजुर्बात हो चुके हैं। एक चीज, अल्लाह ने परिंदे ही क्यों चुने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परिंदों के बारे में बात क्यों की गई? अम, परिंदों के अंदर क्या चीज कॉमन होती है हर तरह के परिंदे में, चाहे वो शिकारी है या नॉर्मल परिंदा? क्या चीज कॉमन होती है? क्या किसी को मालूम है कोई एक दो चीजें जो उन्हें लगता होगा ये कॉमन है? वही पॉइंट सोच रही थी, बट आई वाज अनएबल टू कम्प्रीहेंड इट बहुत ज्यादा। मैं फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा जो उस पॉइंट मैं क्लियर थी, मैंने को बाईपास कर रही थी। मैं खुद ये सोच रही थी कि परिंदे ही क्यों, अच्छा, वाई जानवर भी तो हो सकते थे ना, परिंदे ही क्यों। हाँ, जानवर भी हो सकते थे, परिंदे ही क्यों? ओके। क्योंकि उसका, मैं बता सकती हूँ उसका आंसर, मुझे मैम जहन श्योर में जी, आप ना बिल्कुल हाँ व्हाई नॉट। डेफिनेटली,
जिसको पता है वो क्योंकि बताए। एग्जैक्टली लिंक एग्जैक्टली नहीं है, मतलब जैसे शहीद जो है ना वो जिंदा रहते हैं ना, तो अल्लाह ताला के नबी के हदीस है ना कि वो परिंदों वो उन सब्ज चिड़ियों हाँ अच्छा ऐसे सिस्टम में रहते हैं। तो जो परिंदों पर माशाल्लाह ऐसे माशाल्लाह, ये पॉइंट अच्छा है, ये मैम पॉइंट आपका ना अच्छा आज है। आज आप इंट्रोडक्शन ना आमना से करवाते हैं, वरना वो जैम वी हैव फॉर यू नाउ, सो अब मैं सिर्फ सुन सकती हूँ। वो हाँ अल्लाह ताला ठीक है, के शहीद ये मरते नहीं, परिंदों के, हाँ, ना जो सिस्टम आई आलम थिंक। बरज़ख की बात कर रही हैं आप, आलम बरज़ख, इट्स आलम बरज़ख, ठीक है, ये आलम बरज़ख का मामला है। तो एक चीज बिल्कुल, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें मिस करके मैं आपको बताती हूँ, परिंदे डायरेक्ट लिंकेड होते हैं आलम दुनिया और आलम बरज़ख से। जब रात में हम सोते हैं, या अल्लाह, जब हम लोग रात में सोते हैं तब हम आलम बरज़ख से डायरेक्ट लिंकेड होते हैं, ठीक है। और उस वजह से हम जो है वहां पे उड़ते हैं, ऊंचाइयों पे जाते हैं, बहुत अजीब अजीब चीजें दिखते हैं ख्वाब की सूरत में, क्योंकि हम सोते हुए, जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता हूँ, वो रूह नहीं होती, हम एज अ एनर्जी इस दुनिया में काम कर रहे हैं, एनर्जी वाइज। अगर आप फिजिक्स के हिसाब से देखें तो फिजिक्स ये साबित करती है कि हमारी यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज हैं। हम बाकायदा अगर किसी इंसान को छूते भी हैं तो हम वो बॉडी टू बॉडी नहीं छू रहे, हमारी एनर्जीज हैं जो एक दूसरे को छू रही हैं। ये लहव के अंदर आता है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में लहव व लाब, दो लफ्ज इस्तेमाल किए, लहव और लाब। अब नॉर्मली इसका तर्जुमा किया जाता है खेल कूद, लहव के मायने बिल्कुल अलग है। मैं एक वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों से इसी अनाउंसमेंट वाली ग्रुप में, मे भी हो सकता है वहां शेयर हो जाए, आपको पता लगेगा कि इंसान 6 केमिकल से बना है, और इन 6 केमिकल की बिल्कुल अलग अलग एनर्जीज हैं, अलग अलग एनर्जी, एंड उसके बाद इनकी अलग फ्रिक्वेंसीज हैं, और ये अलग तरीके से वाइब्रेशन करते हैं। 6 केमिकल इंसान के अंदर, इनमें से 3 केमिकल्स जो है वो हम परिंदों के साथ मैच करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा था फसुरहुन्ना। कौन सा केमिकल था ये फसुरहुन्ना, कि उन्हें अपने साथ मिलाओ। किस चीज से मिलाने को कहा था? आवाज का आदी बनाओ, अपनी आवाज का आदी। फसुर होना पेट नहीं बनाना था, पालतू नहीं बनाना था, इसके मायने थे आवाज का आदी बनाओ, यानी उन्हें अपनी आवाज के जरिए अपना आदी बनाओ, उनके जहनों में अपनी आवाज को फीड करो। सलसालिन कल फखार, ये वो केमिकल है जो हम इंसान और परिंदे आपस में मैच करते हैं। इसी वजह से हमारी रूहें, शहीदों की रूहें परिंदों के पेटों में जाके रहती हैं। परिंदों का जिक्र आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगा। काबा की हिफाजत के लिए परिंदे आए थे, तैरन अबाबिल, हमें नाम दे दिया जाता है अबाबिल। अबाबिल का मायना होता है झुंड, अबाबिल किसी परिंदे का नाम नहीं है, झुंड था वो कौन सा परिंदा था? बड़े साइज के परिंदे थे वो, काले रंग के बड़े साइज के परिंदे। वो ऐसी जगहों से उड़कर आए थे जहां से वो लावे की राख लाए थे। फिर हमें नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में भी मिलता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने परिंदा भेजा था जमीन की खुश्की पता करने के लिए। फिर हमें परिंदा मिलता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में, उसने भेजा था मलके सबा के बारे में मालूमात लेने के लिए, और वो परिंदा उनका जासूस परिंदा था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम किस तरह बात करते थे? परिंदों के जरिए। परिंदों से किस तरह बात करते थे? हुद का जिक्र आया है, उससे जिक्र होता था। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा, हमें परिंदा मिलता है। और हमारे लिए भी इस मामले में एक हदीस आती है क़यामत के दिन के लिए कि जब आर्मेगेडन यानी आखिरी जंग अजीम होगी तो इतनी कत्लो गारत होगी कि परिंदा उड़ता रहेगा, जगह पे बैठने के लिए उसे जमीन नहीं मिलेगी, और थक हार के वो जहां गिरेगा वो भी लाश पर गिरेगा, यानी कि वहां फिर एक और परिंदा। परिंदों का ताल्लुक इंसान के साथ इसी वजह से है क्योंकि ये एक केमिकल इंसान और परिंदे आपस में शेयर करते हैं, एक केमिकल सलसालिन कल फखार। अब ये केमिकल साइंस के अंदर कौन सा है ये आप लोग देख लीजिएगा, इसको रिसर्च करें, आप लोगों को पता लग जाएगा। कुछ चीजें मैं क्लू के तौर पे देती हूँ ताकि आप लोग इस चीज के अंदर और खुलें। अब जैसे कि ये आमना नाम था ना इनका जिन्होंने जिक्र किया था ब्रेन सेव करने का, जी जी। राइट? मैं क्या नाम गलत तो नहीं रही? हाँ। तो एक चीज याद रखिएगा, स्कॉटलैंड के अंदर मेडिकल की फील्ड के अंदर सबसे, इसे एक स्या बाब कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, 1818 के अंदर एक तजुर्बा हुआ था ब्रेन का। एक बंदा था क्लाइड डीजियल नाम, ये कातिल था। डॉक्टर्स ने इसे बर्बाद किया था, हम बिजली झटके देंगे। बिजली, बिजली मैंने आपको बताया कि बिजली एक और केमिकल है जो इंसान जिसके जरिए बनाए, और इस ये केमिकल वो किससे शेयर करता है?
और कौन सी मखलूक है जो बिजली से बनी हुई है? अल्लाह। और कौन सी मखलूक है जो बिजली से बनी हुई है? जिन्नात तो नहीं बने हुए। मैम हाँ, जिन्नात। कुछ मछलियां हैं। जिन्नात। जिन्नात बताए थे मैंने, जिन्नात। ठीक है, तो इन लोगों ने उस शख्स की बॉडी को बिजली के झटके दिए थे। उस झटकों की सूरत में उसका जिस्म बहुत बुरी तरह झटके लेना शुरू हुआ, और जो शख्स वहां पे उसको बिजली के झटके दे रहा था, उसकी टांगे इतनी जोर से हिली कि वो शायद गिर जाता इन टांगों के जोर से। यानी कि इतनी जोर से उस बिजली ने इंसान की बॉडी को अंदर रिएक्ट किया था। उसके बाद जो जो मददगार था, मतलब जो इस चीज में मामलात को लेके चल रहा था, उसने देखा कि उस शख्स के चेहरे के ऊपर, यानी उसके जो फीचर्स थे, वो एकदम मुख्तलिफ किस्म के जज्बात का इजहार करने लगे। गुस्सा, खौफ, एक भयानक मुस्कुराहट, एक दुख, और एक डिप्रेशन। उसने कोई वहां पे, जिस तरह के हमारे 6 केमिकल हैं, उसने वही चीज 6 अंदाज में बताई उसके चेहरे ने। ये मेडिकल के अंदर एक स्या बाब कहते हैं, या इसको एक ब्लैक हेड, या एक इसको नॉर्मली अब जो इसको नाम दिया जाता है ब्लैक फिनोमेना नाम दिया जाता है, झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए, क्योंकि ब्लंडर काफी सारे हैं। सो ये तजुर्बा किया गया लाश के ऊपर। फिर उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्होंने क्लोन बनाने शुरू किए ब्रेन सेव करके। अब मैं आपको नहीं बता सकती कि यहाँ पे कितने लोग जो हैं तकरीबन क्लोन की सूरत में घूम रहे हैं यूरोप के अंदर बाकायदा। ये चीजें खैर बहुत ज्यादा ऑफिशियल की तरफ जाएंगी और मेरे लिए नुकसानदेह है। तो परिंदे इंसान के साथ, जिस तरह जिन्नात इंसान के साथ एक केमिकल शेयर करते हैं, इस वजह से जिन्नात इंसान की खून की रगों में दौड़ते हैं। रगों में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इंसान तुम्हारे खून में दौड़ता है, क्योंकि हमारे ही खून के अंदर बिजली भी दौड़ती है। सो वो बहुत आसानी से दौड़ सकता है। वो हमारे ब्रेन को नुकसान देता है, सबसे पहले काबू करता है वो हमारे। खलक़ल ओए मेरा नेट, इंसान। हबीबी नेट। आमना हाँ, प्लीज। तो अलग का, मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही क्या है। आवाज बंद हो गई या मुझे ही नहीं आवाज आई? आमना कहिए अलग, प्लीज। अच्छा, अलग का मीनिंग होता है ना कि अलग का लफ्ज मुझे नहीं आ मतलब रही। अच्छा, मेरा नेट खराब चल रहा है। किसी कोई चीज जो है ना वो किसी से चिपक जाए। और इसीलिए अरबी में ना जोंक को भी अलग कहते हैं, क्योंकि वो चिपक जाती है और फिर उसका खून चूसती रहती है। तो कोई जो ऐसी चीज जो चिपक जाए वो जोर से, तो उन्होंने बताया ना कि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है वो पहाड़ों, दरख्तों और बाकी मखलूकात के साथ मैच करी होती है, और हमें इन चीजों की Yeah, जरूरत I understand your point now. It's amazing. It's really amazing. Yeah, I see that. अच्छा, मुझे अभी जोंक से लगता है। अच्छा, मैं अलग बताती हूँ, अलग क्या है। Amna, it could देखिए, be kind of खलक और resonant. अलग, अलग के। जी। हेलो। Ma'am, let me say it. Maybe की kind of पता है, resonant. मैं माजरत चाहती हूँ, मेरा नेट खलास है। हाँ, शायद मैम मेरी आवाज सुन नहीं पा रही। हेलो। मेरा ख्याल है मैं सेशन खत्म करना चाहिए। मैम ना आवाज सुन नहीं पा रही हमारी। खलास। इसको फिर शायद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बट मेरी तरफ से ये रेजोनेंस है। आमना आप जी प्लीज, आमना आप ऐड कर दें, फिर मैं खत्म करती हूँ। ठीक है, इसी बात पर ना मैं एक और बात कहना चाह रही थी। लेकिन ना जैसे हम सूरतुल मुल्क में, अल्लाह अकबर, जैसे हम सूरतुल मुल्क में ना रोज पढ़ते हैं कि सौफात वयक़बित, जैसे उन्होंने बोला है ना कि वो जूम इन जूम आउट करते हैं। मतलब डॉक्टर फरन जितनी बातें की है ना, मुझे उससे रिलेटेड आयात मेरे जहन में आती जा रही हैं कि वो जो परिंदे होते हैं ना वो अपने आइज को फैला देते हैं और फिर उसको यकबितन करते हैं, यानी उसको बंद करते हैं। तो दैट दिस इज हाउ दे जूम इन एंड जूम आउट। एंड सो इनकी जो ये बात है वो सूरह मुल्क की उस आयत में आ जाती है। माशाल्लाह। मुझे इसको बहुत डेप्थ में देखना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स जो है ना, इनको बहुत डेप्थ में एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आज के लिए इतना बहुत है। ये टू मच कंटेंट टू अब्सॉर्ब फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, यू आर देयर। आई होप वी मेक अ गुड टीम। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, ठीक है। आमना सो मच, थैंक यू सो मच। मैम फरा सो मच, थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। हजरत इसहाक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नो मोर साइंस नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
आप जी नबियों को उस वक्त तक समझ नहीं सकते जब तक आप साइंस नहीं पढ़ेंगे, या साइंस, क्योंकि साइंस की बहुत सारी अजय साहब को स्टार्ट करने लगे हैं, बनी इसराइल आने लगे हैं, साइंस तो पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल पढ़ेंगे मैम, क्यों नहीं पढ़ेंगे। हाँ, बनी इसराइल जो है वो इस मामले में बहुत खतरनाक है, साइंस एक उन्होंने बहुत मैं अच्छी दी है। करती हूँ कि मुझे फील आ रही है कि डॉक्टर फरह मेरी तरह से फ्लैट अर्थ पे बिलीव करती हैं। अभी यस मैं ऑफ आपको कोर्स, मैं अभी मैं फ्लैट आपको अर्थ, कंसेप्ट नहीं खोलने यार दूंगी, मेरा बात सेशन सुनो, खराब हो जाएगा मैं नेक्स्ट सिर्फ वीक। फ्लैट अर्थ पे प्लीज बिलीव नहीं ब्रेक करती, लगाएं। मैंने बकायदा फ्लैट अर्थ पूरा देखा है। मैं फ्लैट अर्थ पे बिलीव नहीं करती, मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और मैंने फ्लैट अर्थ बकायदा सबूतों के साथ देखा है। मैंने मैम को ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक का मतलब है म्यूट कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में सेशन को हम ना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, इट्स गेटिंग टू लेट नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।